स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। लगातार दूसरे दिन आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। फर्स्ट हाफ में बाजार थोड़ा संभले हुए थे। इनफैक्ट एक बार के लिए तो अच्छी रिकवरी भी हुई थी। रिकवरी के बाद रेंज में अटक गए थे, बट आज दोपहर से फिर से जो बिकवाली का दबाव आया है उसके दम पर आप देख रहे हैं फ्रेश डेज लो पर आपको बाजार दिखेंगे। अब 19,300 तक निफ्टी लुढ़क चुका है। 200 पॉइंट की गिरावट आ रही है, बट बैंक निफ्टी पर आपको ज्यादा दबाव दिख रहा है। 625 पॉइंट की वीकनेस इस समय दिखेगी। तो क्या करना है इस कमजोरी में? थोड़ा एक्सपायरी का भी प्रेशर आ सकता है। अपनी पोजीशन कैसे मैनेज करनी है और आगे की क्या रणनीति बनेगी, ये सारे सवालों के जवाब अनिल सिंघवी के पास है तैयार। स्वागत है सर। आफ्टरनून। आफ्टर दो चीजें हैं आज के फॉल में। एक तो ये कि गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम गिर सकते हैं, क्योंकि ये इवेंट होने के 2 दिन पहले 3 दिन पहले से ही थोड़ा ऊपर पर प्रेशर तो आपको था ही, है ना। 19,800 19,900 के आसपास प्रेशर तो था ही कि चलिए थोड़ी एफआईएस की बिकवाली आ रही थी। लेकिन आज गिरावट थोड़ी सी शायद परेशान करने वाली इस वजह से हो सकती थी कि सुबह थोड़ा सा मूड ठीक होता हुआ दिखा रहा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आज हम ज्यादा गिरे हैं। आज अगर आप देखो तो ऐसा कोई डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करेक्ट सर। और सुबह भी हम बात तो कर ही रहे कि डाउ में 1% की जगह तो कम से कम और है। 2-2.5% जितना तो डाउ घटना चाहिए, तो उसमें से घटा कितना? 1% है कल। तो थोड़ी जगह 1% की तो दोनों में है। तो मेंटली तो हम प्रिपेयर हैं कि 1%, लेकिन उसके बावजूद जो 200 पॉइंट आपको निफ्टी नीचे दिख रहा है, 600 पॉइंट बैंक निफ्टी दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक या नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्लियर कट है प्रॉब्लम इस वक्त फिच के डाउनग्रेड की बजाय या फिर अमेरिका की कमजोरी के बजाय हमारी अपनी भी है। हाँ, और हमारी अपनी में आज 2 प्रॉब्लम आपको दिख रही है। प्रॉब्लम नंबर 1 एफआईएस की बिकवाली है। ये स्क्रीन जो बता रही है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सेलिंग प्रेशर है स्क्रीन पर। और वो सेलिंग प्रेशर जिस तरह का है वो एफआईएस की बिकवाली का है। सेलिंग प्रेशर भी अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आपको सेलिंग प्रेशर सिर्फ ट्रेडर्स की तरफ से दिखे, लॉन्ग अनवाइंडिंग का दिखे, तो आपको ना वो अप डाउन दिखते हैं। यस सर। थोड़ी थोड़ी देर में बीच में जिस तरह किसी ने जोर से बेचा, आप फिर ऊपर आए, जो ये एकदम वो फिसल पट्टी बनी है, देख लो, है ना। तो क्या बोलते हैं आपको? स्लाइड। हाँ, तो वो बनी है। तो वो जब बनती है, इसका मतलब है कि किसी को डिलीवरी धीमे धीमे बेचनी। तो पहली प्रॉब्लम वो है। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो हमारी आज के रिलेटेड है, वो वीकली एक्सपायरी की है। सो है ना, सुबह क्या हुआ कि थोड़े लॉन्ग्स वापस बन गए, ये शॉर्ट कवर हो गए। करेक्ट। तो वो जो हल्के होने वाला एक प्लस पॉइंट मार्केट का था, वो आपने शुरुआत के घंटे 1.5-2 घंटे में खत्म कर दिया। तो आई थिंक इस वजह से प्रेशर है। सो अपना फंडा बहुत क्लियर है। कल भी, आज भी, परसों भी 3 दिन समय करके खरीदने की अपने कोई जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं है। कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं लेने का कि आज नहीं लेंगे तो कल नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं मिलेगा, बाद में ले लेंगे। अगर आप ट्रेडर हैं, आराम से, कोई लेने की जल्दबाजी नहीं। इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने लेवल्स पे फोकस करना है। अगर आज आप 19,500 के नीचे बंद होता है, 44,600 के नीचे बंद होता है, तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन पक्के तौर पे कम करके जानी है। अच्छा, 100%। 19,500, 44,600। सो अभी 44,600 से थोड़ा नीचे है, 150-200 पॉइंट नीचे है। 19,500 से हम अच्छा खासा, हाँ तो है, तो 200 पॉइंट दूर है। क्लोजिंग बेसिस इंट्राडे के स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो चुके हैं, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपके देखते हैं 3:30 बजे तक क्या होता है। बट इसमें कोई डाउट नहीं है, मामला थोड़ा सीरियस है। और जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, खाली आप फिच को दोष मत दीजिए, अमेरिका के फ्यूचर्स को भी दोष मत दिए। न फ्यूचर दोषी न फिच। एक पेश किया है जी। हाँ, इरशाद। न फिच दोषी है, न फ्यूचर दोषी है। हमारी बिकवाली के लिए हम ही दोषी हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाइए, कुशल जी को लाइए। आज के ट्रिगर में 2020 की शुरुआत मैच है आज। जी कुशल जी बताएं। सो पहले 2020 करनी है। हाँ, क्या खास आज के 2020 में क्या एक ऐसी खास बात आपको पता है जो हमें नहीं पता? सर आई मीन वेस्ट इंडीज का देखो, ओपन क्वेश्चन। हमेशा आप मेरे मुश्किल सवालों से परेशान होते हैं। आज मैंने ऐसा सवाल पूछा है जिसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं है वो, तो मेरी तरफ से ही है। सवाल है ना, आपको ऐसी कौन सी बात पता है आज के मैच के बारे में जो हमको नहीं पता? सर ऐसा तो नहीं। जैसे आप वो बात बताएंगे हमें पता हो जाएगी। जी, दुविधा में डाल दिया उसको। बताइए कुशल जी। तो सबसे पहले मैच। ओके। तो सबसे पहले मैच के लिहाज से ओके। आज
ट्रिनिडाड में मैच ये होने वाला है, फर्स्ट T20 है। रात 8 बजे से ये मैच शुरू होगा। हार्दिक पांड्या इंडिया साइड से कैप्टन होंगे और पॉवेल जो है वो वेस्ट इंडीज के कैप्टन रहने वाले। वेरी नाइस, इम्प्रेसिव। इसके बाद तो इसके बाद आज के लिए जो सांस ले आई है नेक्स्ट हो गया ना, क्रिकेट खत्म हुआ, अब कुछ अब खुल के बताइए क्या क्या ट्रिगर्स है। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आज के लिए जो ट्रिगर्स हैं उसमें निफ्टी में 4 कंपनियां भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, आइशर मोटर्स और अदानी एंटरप्राइजेज अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। F&O स्पेस से 6 कंपनियां अभी भी नंबर्स आने बाकी हैं। कमिंस, डाबर, दीपक नाइट्राइट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, लुपिन और MGL, इनके भी नंबर्स आएंगे। ब्लू स्टार नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है। साथ ही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, यहाँ पर भी नतीजे तो आएंगे ही, साथ ही राइट्स इश्यू पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। डेल्टा कॉप फाइनल हियरिंग है दमन कैसीनो केस में, तो यहाँ पर भी फोकस है। और साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो पॉलिसी है ये भी आपके सामने आज के दिन में ही आती हुई दिखेगी। जहाँ तक कल का सवाल है, निफ्टी से 3 कंपनियां SBI, M&M और साथ ही ब्रिटानिया, यहाँ पर ये अपने नंबर्स इनके घोषित किए जाएंगे। साथ ही F&O स्पेस से BHEL, IDFC लिमिटेड, साथ ही आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पर भी फोकस करना है। जहाँ तक गुलशन पॉलियोल्स का सवाल है, नतीजों के साथ साथ QIP के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी और साइन DLM 50% एंकर लॉक इन, इनका भी खत्म होता हुआ दिखेगा कल के दिन में। एमी ऑर्गेनिक्स बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू जारी करने पर प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी की विचार होगा। फाइनोटेक्स केमिकल्स भी यहाँ पर पूंजी जुटाने पर ही बोर्ड बैठक करेंगे। कॉनकॉर्ड बायोटेक, इसका IPO आज से कल से खुलता हुआ दिखेगा। 8 अगस्त तक ये IPO खुला रहेगा। कुल मिलाकर जो इशू साइज है 1551 करोड़ रुपए का है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा कोटक महिंद्रा बैंक, एस्ट्रल लिमिटेड, बर्जर पेंट्स, चेन्नई पेट्रो और साथ ही VST इंडस्ट्रीज के काउंटर। शारदा एनर्जी की स्टॉक स्प्लिट भी थी तो उसकी भी एक्स डेट कल की है। और आरती ड्रग्स के बायबैक की भी एक्स डेट कल के दिन में ही होती हुई दिखेगी। जॉब्स डेटा भी आएंगे जुलाई महीने के, US के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। और अंत में शनिवार बैंक ऑफ बड़ौदा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बलरामपुर चीनी, इनके नंबर्स पर नजर रखिए। नियोजन केमिकल्स नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार करेगा। इजी ट्रिप प्लानर्स, इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। विभिन्न जो अलग अलग कंपनियां हैं यहाँ पर 51% हिस्सेदारी जिनमें इनमें खरीदी है, तो इसको लेकर ये बोर्ड मीटिंग होगी इजी ट्रिप प्लानर्स की। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बट आइए, सन फार्मा के नंबर्स आ गए हैं तो एक बार पहले वहां पर नजर डाल देते हैं, इससे पहले कि बाकी नंबर्स और खबरें जाने हम नुपुर के साथ। मुनाफा 2061 करोड़ से घटकर 2023 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट फ्लैट ही है मुनाफा। हमारा अनुमान था 2033 करोड़ का, तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक, ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही आपको आते दिखा है। अनुमान से 10 करोड़ कम ही आया है। आय का आंकड़ा हम 9% की बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 11,693 करोड़ की आय का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 11,762 करोड़ की आय के सामने। तो देखते हैं कि ये कैसे आपको रहेगी। मुनाफा तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही आपको आते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। थोड़ा 1-1.25% की गिरावट यहाँ पर आपको आती हुई दिखी है। आय 11,941 करोड़ की आई है, ये तो अनुमान से काफी बेहतर आती हुई दिख रही है। करीब 350 करोड़ अनुमान से बेहतर ये आपको आंकड़ा आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान था 11,693 करोड़ का। तो चलिए, अनुमान मुताबिक मुनाफा, अनुमान से बेहतर आय का आंकड़ा, फर्स्ट कट सन फार्मा के नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। हल्के से बेहतर, एक शेड बेहतर, एक शेड बेहतर बिल्कुल, और एक शेड कमजोर कर सकते हैं मुनाफे में। तो मिले जुले आंकड़े अभी तक मिले जुले हैं। देखना है कामकाजी मुनाफा, हमारा अनुमान है 2,875 करोड़ के आसपास का। देखते हैं कितना आता है। और मार्जिन हम उम्मीद करें 25% के आसपास रहेंगे। अभी तक जो नंबर दिख रहे हैं बिल्कुल इन लाइन टाइप नंबर दिख रहे हैं, न बहुत अच्छे न बहुत कमज़ोर। ये है सन फार्मा आपके लिए। और स्टॉक कर रहा है 1155 रुपये पर कारोबार, 4% की मजबूती के साथ। अभी तक स्टॉक में मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है सन फार्मा। हाल ही के दिनों में किस किस की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है? अच्छा, कुणाल जी की। कुणाल जी हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला है। कुणाल जी, सन फार्मा के चार्ट्स देखें, बताएं जरा। ये चार्ट बहुत अच्छा है। और अनिल जी, आज भी जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे सवेरे में और राकेश जी, कि अनिल जी बहुत बेहतरीन चार्ट है और ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने की राय है और ऊपर के स्तर इसमें मुमकिन दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त
मार्जिन आई थिंक थोड़ा ऑपरेशनली बेटर नंबर्स रह सकते हैं सर। 25% के मार्जिन का हम अनुमान लगा रहे हैं। आई थिंक करीब 28% के करीब के मार्जिन आपको आते हुए दिखेंगे, उस रेंज के आसपास आपको मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा अनुमान से बेहतर मार्जिन का आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स हैं। ये रेवेन्यू भी जो आपने कहा एक शेड बेटर आया है, ऑपरेशनल भी लग रहा है कि एक शेड बेटर ही ये नंबर्स आपके होते हुए दिखेंगे। कामकाजी मुनाफा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3,332 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आपका आते हुए दिख रहा है अनिल जी। हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। 2,878 करोड़ का था, तो लगभग 500 करोड़ अनुमान से बेहतर आपका कामकाजी मुनाफा आते हुए दिखा है। अच्छी ग्रोथ वहां पर है, मार्जिन्स भी आपके अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। ऑपरेशनली अच्छे नंबर से सन फार्मा के सर। चलिए, तो नंबर्स ऑपरेशनली मजबूत बेहतर नजर आ रहे हैं, तो कम से कम ये तो एक नंबर्स आपके सामने आ गए। कुछ और आने की तैयारी में, तब तक कौन बता रहा था? नूपुर बताइए और क्या है? बिल्कुल सर, और भी नतीजे आए हैं दिन के दौरान। सबसे पहले एमआरएफ, जहां पे आपको Q1 की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। कंपनी की आय देखे तो 13% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। कामकाजी लेवल पे भी देखे तो 480 करोड़ का मुनाफा किया था पिछले साल कंपनी ने, जो इस बार बढ़कर 1114 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। मार्जिन भी 8.5% से बढ़कर 17.5% के होते हुए दिखे, और मुनाफा भी देखे तो बड़ा जंप 112 करोड़ से बढ़कर 580 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा। तो एमआरएफ पर आज फोकस है। वरुण के भी नतीजे आते हुए दिखे, जहां पे कंपनी की आय 14% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 21% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 25% से बढ़कर 26.5% के आसपास आते दिखे, और मुनाफा भी देखे तो 26% की ग्रोथ यहां पर भी आती हुई नजर आई है। जाइडस वेलनेस, जहां पे आपको कंपनी की आय बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो मुनाफा 21% से गिर कर आया है। मार्जिन में भी आपको गिरावट दिखेगी, 21% के मार्जिन घट के 16.5% के मार्जिन हुए, और मुनाफा भी अगर आप देखें तो 20% की गिरावट दिखा रहा है। एक्सो नोबल, जहां पे कंपनी की जो आय है वो 6.5% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 33% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 13% से बढ़कर 16% के आसपास आते दिखे, और मुनाफा भी 43% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। तो अच्छे नंबर्स एक्सो नोबल की तरफ से आते हुए नजर आए। भारत सीड्स, यहाँ पर भी आप अगर देखें तो आय में ग्रोथ नजर आएगी, साथ ही साथ मुनाफे में भी बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। तो ये भी स्टॉक आज फोकस में। सेरा सैनिटरी वेयर, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस Q1 की नजर आ रही है। आय में 8% की ग्रोथ है, कामकाज लेवल पे 13% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, और मुनाफा भी देखे तो आपको 44% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आते हुए नजर आ रहे हैं। इकरा के भी नंबर्स बता देती हूँ, जहां पे कंपनी की आय 11% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पे मार्जिन में भी आपको बिल्कुल फ्लैट आते हुए दिखेंगे। 34% के मार्जिन थे, जो 34% रह गए इस क्वार्टर में भी, और मुनाफा भी देखे तो इस क्वार्टर में करीबन 21 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। तो ये है आपके लिए नंबर्स जो आए हैं। सन फार्मा के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और कौन से खबरें हैं आपके पास नूपुर? बिल्कुल, सबसे पहले M&M, जहाँ पे कंपनी की जो ईवी कारोबार सब्सिडी है उसमें टेमासेक की तरफ से निवेश आते हुए दिखा है। 1200 करोड़ निवेश करेगी। 1.5% से 3.25% तक की हिस्सेदारी टेमासेक की हो सकती है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स में 80,580 करोड़ का वैल्यूएशन महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स को दिया गया है। सलाइटेक, जहाँ पे कंपनी को 250 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला डेटा सेंटर बनाने और उसके मेंटेनेंस के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। डिक्सन टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और लैपटॉप मैन्युफैक्चर कंपनीज भी आज फोकस में, क्योंकि सरकार ने लैपटॉप कंप्यूटर के इंपोर्ट पर रोक लगाई है। डीजीएफटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जहां पे टैबलेट्स कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर डीजीएफटी ने रोक लगाई है। तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में। जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखी है। कंपनी की एक दवा को अब मंजूरी मिल गई यूएसएफडी की तरफ से, और अमेरिका में अगर इसका सालाना आप कारोबार देखें तो करीबन 80 करोड़ रुपीस के आसपास का यहाँ पे सालाना आय आती है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स हुई है सुबह से, जहाँ पे वेदांता 4.5% का इक्विटी सौदा होते हुए नजर आए। इन्फोसिस 10 लाख शेयर, और IRFC में भी आज अगर आप देखें तो करीबन 2.25 करोड़ शेयर्स की इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। ओके, तो ये है आपके लिए राय सारे के सारे खबरों पर, सारे स्टॉक्स पर आती हुई, जिन पर आज है खबरों का पूरा एक्शन। लेकिन दीप, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है, सन फार्मा के रिजल्ट्स एक बार फिर से सामने रखे जाए, और सन फार्मा के रिजल्ट्स जितने अच्छे नज़र आ रहे हैं थोड़े, क्योंकि मुनाफे का आंकड़ा सिर्फ 2023 करोड़ का ही आया है। हमारा अंदाज था 2033 करोड़ का, वो बहुत ज़्यादा बीट नहीं दिख रहा है। मार्जिन 28% दिख रहा है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा जो दिख रहा है वो सही नहीं है। अच्छा, 300 करोड़ का वन टाइम लॉस है।
तो अगर वो हिसाब से देखें तो मुनाफा 300 करोड़ की बीट से है और बीट है और 28% के मार्जिन अब आपके जस्टिफाई होते हैं। तो ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो दिख रही है उससे कहीं ज्यादा जोरदार है। तो ये परफॉर्मेंस और भी बढ़िया है, सुपरलेटिव परफॉर्मेंस और भी है बढ़िया सन फार्मा की। मतलब ये सिप्ला काइंड ऑफ रिजल्ट्स है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, सिप्ला काइंड ऑफ रिजल्ट्स है और इस पे अपग्रेड्स आएंगे। हाँ, क्यों आएंगे उसका रीजन है दीप कि ये नंबर्स खाली वन ऑफ से नहीं आए, वन ऑफ से दब कर आए। तो आप देखो अगर मार्जिन 25% की उम्मीद थी 28% आए, प्रॉफिट अगर आपका 300 करोड़ का वन टाइम लॉस गिनने के बाद भी बिल्कुल इन लाइन है तो आपकी आउट परफॉर्मेंस हो गई ना। यस, तो उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है, और रेवेन्यू तो आपने बताई दिया 250-300 करोड़ बीट आया है, तो कहाँ खराबी है नंबर्स में? मुझे लगता है नंबर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर्स है। और फार्मा तो एक्शन में ही है गर्मी में पूरा, तो ये नंबर्स कमाल करने वाले नंबर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं वही सोचा था कि इतने बढ़िया मार्जिन आए तो मुनाफा कम कैसे आए, तो जो डिटेल में जाकर देखा तो समझ में आया 300 करोड़ का 320 करोड़ का एक्चुअली 300 भी नहीं 320 करोड़ का वन टाइम लॉस है। अब दिख रहा है ना आपको भी 323 करोड़ का वन टाइम लॉस है। ये तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं, किसी भी हिसाब से नंबर्स बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो एक बार जरा मैं फिर से, कुणाल जी आपने क्या लेवल्स दिए थे, किसके ऊपर सन फार्मा बेहतर होगा, ये जरा बताइए। ब्रेकआउट कहाँ है? ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है अनिल जी। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल चार्ट पर अनिल जी अगर देखें तो 1135 का है, 1135 का स्टॉप लॉस रखें, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है रिवाइज स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है अनिल जी 1200 के लेवल्स, 1215 के लेवल्स भी आपको आते हुए दिखेंगे, तो 1200 1215 के टारगेट के लिए होल्ड करें और 1135 पर एक स्टॉप लॉस रखें। 1215 तक जाने की तैयारी है, क्या बात है, बिल्कुल गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बढ़िया नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं, शानदार बेहतरीन जबरदस्त नंबर्स हैं, सन फार्मा ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। बिल्कुल सर, तो चलिए बढ़िया नंबर्स वहां से आपको आते हुए दिखे हैं। आइए कुछ बिगुल्स भी ले लेते हैं। पहला बिगुल इस शो का सुमित जी की तरफ से, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक ही रडार पे आया है। स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और स्टॉक्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में अभी भाव चल रहा है 172.60 173, 172 रुपए 60 पैसा, 173 रुपए के आसपास का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है ONGC। ONGC के अंदर अभी यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ONGC ने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी दिखाई, कल और आज दोनों दिन ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। ONGC के अंदर यहां से दबाव देखने को मिलना चाहिए, यहां पे बिकवाली करें, जिन्होंने सेल साइड का व्यू लेके रखा हुआ है वो लोग होल्ड करें। नीचे के अंदर जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 168 ये इसका पहला टारगेट होगा, 166 ये इसका दूसरा टारगेट होगा। ONGC में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 175 176 का है, तो 176 के स्टॉप लॉस से ONGC में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 168 166 ये लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं, बिकवाली करें ONGC। बिकवाली करें ONGC में, यह है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। प्रेशर वैसे भी अक्रॉस द बोर्ड आपको इस समय बाजार में फिर से आते हुए दिख रहा है। सेक्टोरल भी अगर आप देखें, विक्स आज 5% ऊपर है। फार्मा ही सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है जो आपको ऊपर दिख रहा है, बाकी सारे सेक्टर्स आज आपको कमजोर दिख रहे हैं। तो एक बार फिर से एक थोड़ा ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ का प्रेशर इस समय बाजार पर बनते हुए दिख रहा है। और रियल एस्टेट टॉप लूजर है, 2.5% नीचे रियल एस्टेट सेक्टर है। और ग्रोजर्स प्रॉपर्टीज आज का टॉप लूजर भी है, 6% की गिरावट आ रही है। जो सुबह हमने इस पर बात करी थी वहां से आपने देखा एक फ्रेश प्रेशर इस पर बनते हुए दिखा है। और वेदांता टॉप लूजर है आपका 8% की गिरावट के साथ। बट इंटरग्लोब, जैसा अनिल जी कह रहे थे, अब इन लेवल्स में खरीदना नहीं है, टॉप एक तरह से बन चुका है। एक फ्रेश सप्लाई भी इसमें आते हुए दिख रहा है। आज 5% टूटा। एक बार मेहुल जी से जरा इंटरग्लोब एविएशन पर राय ली जाए। मेहुल जी गुड आफ्टरनून सर, जरा देखें इंटरग्लोब। देखिए जिस हिसाब से ब्रेकडाउन आया, अच्छा खासा रनअप पहले आ चुका था काउंटर में। अभी प्रॉफिट बुकिंग की जो शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ यहाँ से थोड़ा बहुत और डाउनसाइड बचा है। तकरीबन 2350 के आसपास का जो जोन है वहां तक ये पोटेंशियल लगता है डाउनसाइड का। बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, बिकॉज ऊपरी स्तर पर हम देखें 2700-2800 के आसपास से करेक्शन आया, तो ऑलमोस्ट 15% के करीब करेक्शन हो जाएगा 2300 के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिप आ सकता है, बट वो एक बाइंग जोन हो सकता है 2350 के आसपास। ओके, तो यहां से और 100 रुपए नीचे आपके लिए बाई जोन आएगी। बट अनिल जी 5% नीचे आज सुबह आप एनालिसिस में कह ही रहे थे कि अब इस खबर पर खरीदना नहीं है क्योंकि अच्छे नंबर हैं बट टॉप बन गया। बट ऐसी गिरावट सर नहीं, इतनी ज्यादा होगी ये नहीं छानदार है, लेकिन गिरेगा ये आप कह रहे थे। और ऊपर खुलेगा सीधा लिखा था डोंट बाय। डोंट बाय। और
ऊपर प्रॉफिट बुक करके आप निकले, वो राय क्लियर थी और वो सही थी, क्योंकि समझ में आ रहा था स्टॉक भागा हुआ है और दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट रिजल्ट्स। यस, तो इसके बाद ये परफॉर्मेंस दोहराना मुश्किल होगा। क्रूड के दाम आपके लिए बढ़ गए, रियलाइजेशन वो नहीं है और ऑक्यूपेंसी रिलेटिवली थोड़ी सी कम हो रही है, रिलेटिवली कम हो रही है। और तीसरा एक और चीज है दीप, देखिए अब धीरे धीरे ना वापस से जेट एयरवेज भी तैयारी कर रही है शुरू होने की, ठीक है। आकाशा धीरे धीरे पिकअप तो कर ही रही है, ठीक है। इसके अलावा गो भी शायद शुरू हो जाए, गो की भी वापस से चार्टर साइड तो शुरू हो गई है। फिर तीसरा आपका धीरे धीरे टाटा तो अपना स्ट्रेंथ बढ़ा ही रहा है। सो मतलब वो गोल्डन पीरियड नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई खराब हो जाएगा, घट जाएगा। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज है जो लोगों को समझनी चाहिए, वो ये कि प्रोमोटर्स को माल बेचना है, गंगवाल फैमिली को स्टेक बेचनी है। सो ये रीजन है कि इसको एकदम भागने में पसीना आएगा। और मतलब इसलिए मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस जो चाहिए थी वो एक बार के लिए हो गई है। अब आपको नया ट्रिगर चाहिए। नया ट्रिगर क्या है? नया ट्रिगर अब आएगा जिस दिन इनकी स्टेक सेल हो जाएगी। अच्छा, हाँ, प्रमोटर्स की, उस दिन स्टॉक ये भागेगा। हाँ, गंगवाल फैमिली की। हाँ, अगर जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, तब तक स्टॉक दबा रहेगा। क्योंकि आपके पास हेडविंड्स हैं, जो रीजन है जिसकी वजह से आप भरपूर तेजी नहीं कर सकते, और ऊपर से सप्लाई का डर। तो अगर ये सप्लाई हो गई ना तो बाकी चीजें तो ठीक है, सबको पता है। सप्लाई जिस दिन खत्म हो गई ये फिर चल जाएगा, तो तब तक थोड़ा दबा रहेगा बस, और कुछ नहीं। तो ये सारे फैक्टर, बहुत लोग सोचते हैं तो रिजल्ट एनालिसिस जब हम करते हैं 25 चीजें देखनी पड़ती है। हाँ। स्टॉक में किस तरह का एक्शन हुआ, आगे क्या हो सकता है, रिजल्ट कैसे हैं, इस बार के कैसे हैं, पिछले कैसे थे, आगे ऐसे आएंगे नहीं आएंगे, तब जाके काम होता है। इजी नहीं है, उसके बावजूद भी कई बार गलत हो जाता है। हाँ। इतना सब दिमाग लगाने के बाद भी गलत हो जाता है, सोचो। तो इसलिए वैसे ही है। तो बट मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो रिजल्ट्स पे ये सोच के लेके गए थे कि रिजल्ट बहुत तगड़े आएंगे, जोरदार आएंगे, वो तो आए, लेकिन टॉप इसलिए बन गया। खाली इसमें निराशा की बात इतनी है, लोगों को लग रहा था 2-3-4% ऊपर खुल जाएगा, प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, वो नहीं मिला, सीधा नीचे खुल गया। बट यही मार्केट है ना, आप इतना परफेक्ट टाइमिंग कर लो तो फिर चाहिए क्या? करेक्ट। बट बड़ा कट आया आज इंटरग्लोब एविएशन में, आज बड़ा रिवर्सल इस काउंटर में आपको बनते हुए दिखाए। चार्ट कॉर्नर, आइए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से आ रही है उनकी कॉल। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक उस स्टॉक के ऊपर है जो कि बैन के अंदर है, तो फ्यूचर में तो ले नहीं सकते, कैश में लेना पड़ेगा। और दिसंबर 2022 के हाइस को तोड़ रहा है स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2022 के हाइस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, पहले तो बाजार कमजोर है, फिर स्टॉक बैन में है, और फिर स्टॉक की ख्याति इतनी ज्यादा है, बावजूद इसके मैं और राकेश जी खरीदारी की राय दे रहे हैं। और उसकी वजह है कि चार्ट इतना दमदार है, यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक 180-200 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स पर। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले, 150 पर 150 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 168 रुपए का, 168 का पहला टारगेट है, और इवेंचुअल टारगेट 175 रुपए का, 175 का। तो 168 और 175, इन दो टारगेट्स के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग में हमारी खरीदारी की राय है। कैश मार्केट में ही इसमें आप ट्रेड करें, इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में है स्टॉक। बट बड़ा भरोसा आ रहा है राकेश जी कुणाल जी का। स्टॉक भी अनिल जी हम देख रहे हैं, बाजार का मूड माहौल कैसा भी हो, पिछले 2 दिन में हमने देखा है बाजार कमजोर था, उसमें भी ये स्टॉक ऊपर रहा है, उससे पहले भी ये ऊपर रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में संडे क्या हो गया? आप चाहते क्या है? मतलब आप वाकई में इंडिया बुल्स हाउसिंग पे मेरी राय लेना चाहते हैं या जले पे नमक छिड़कना चाहते हैं? दोनों में से क्या चाहते हैं? यहाँ पे तो रिकवरी हो, आपने एक ही सवाल में दोनों काम कर दिए हैं वैसे। तो मैं तो एक्चुअली गलती हुआ हूँ इस स्टॉक पे। 220, 30, 40 पता नहीं मुझे क्या भाव, सब तो मैं ये भी भूल भी गया कि मैंने किस भाव में। लेकिन दीप, अब मुझे ऐसा लग रहा है जो कुणाल जी राकेश जी कह रहे हैं ना, वो लोग कई बार कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉस बुक ही नहीं करते, भले कुछ भी हो जाए नहीं बेचेंगे लॉस में जी। उन लोगों की किस्मत खुल सकती है, ऐसा लग रहा है इसमें ना। हाँ, क्योंकि उनकी किस्मत खुल सकती है, उनके भाव आ सकते हैं 200, 250 वाले भाव वापस आ सकते हैं। और क्यों आ सकते हैं वो मैं बताता हूँ। मैं तो खैर मेरा एनालिसिस तो गलत हुआ, और उसके बाद 130-35 के आसपास हमने रिकमेंड भी किया था कि लॉस बुक कर लीजिए, कहीं और कमाएंगे जी। क्योंकि जिस चीज़ पे मैंने भरोसा करके रिकमेंडेशन दी थी वो ये थी कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट। और आमतौर पर अब तक मैंने पिछले 2 साल छोड़ दें तो उससे पहले जो मैंने 25 साल के मेरे मार्केट के इतिहास में मैंने जो सीखा है,
जनरली कोई भी कमजोर क्वालिटी का मैनेजमेंट या कमजोर छोड़ भी दो तो बेहतर क्वालिटी का मैनेजमेंट अगर कंपनी में आए, मैनेजमेंट का बदलाव और बेहतर, तो मार्केट 30 से 40% की प्रीमियम ऐसे ही दे देता है परफॉर्मेंस आने के पहले कि बढ़िया अच्छे हाथों में कंपनी जा रही है, चलेगी। यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आए, उसके बावजूद स्टॉक बढ़ने के बजाय उल्टा घट गया। और पहली बार ये समझ में आया कि जरूरी नहीं कि आपको इस तरह के बदलाव होने पर तेजी हो ही हो, गलत भी पड़ सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से आ रहा है ऐसा लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन का फेज था जिसमें इंडिया बुल्स के रिजल्ट भी काफी खराब आए, बुक्स भी कंसोलिडेट हुई, लेकिन ओवरऑल इन्होंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, अपना मैनेज कर लिया, करा लिया। अब ऐसा लग रहा है कि वो नया जो मैनेजमेंट या जिस तरह से जो भी इनको चेंजेस होने करने का है वो होने की तैयारी में दिख रहे हैं, और इस वजह से स्टॉक आपका लगातार ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो मूव बना ना पहली बार, अच्छा बैन में तो ये पहले दिन से रहता है, तो अब ये भूल ही जाओ कि ये फ्यूचर्स का स्टॉक है, उसको दिमाग ही मत लगाओ, इसको कैश के स्टॉक की तरह देखो। और मुझे लगता है कि जिनके पास है, अगर उन्होंने गलती से लॉस बुक नहीं किया है तो उसको रख लें। मुझे लगता है थोड़े ऊपर के लेवल मिल जाएंगे। जो बदलाव होते दिख रहे हैं ना, वो बदलाव कन्विंसिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो आई थिंक लोगों का पैसा बन जाएगा थोड़ा इसमें इस बार थोड़ा लग रहा है। मेरी राय खरीदारी की नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं कोई कुणाल जी राकेश जी की राय ठीक नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले बागले साहब ने भी रिकमेंड किया था, मैं उनकी राय से एकदम सहमत हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं देता, जिस स्टॉक पे मैं गलत पढ़ता हूँ फिर मैं बाद में उसमें ज़्यादा ट्राई नहीं करता, जिसमें मैं सही पढ़ता हूँ उसमें ज़्यादा ट्राई करता हूँ अगर मुझे। लेकिन जहाँ गलत हो तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर क्या अभी मैं बोलूँगा तो फिर लोग बोलेंगे अच्छा एक बार पहले फंसाया अब फिर से फंसाओगे तो इससे बढ़िया है कि आप अपना डिसीजन खुले ले। लेकिन जो कुणाल जी राकेश जी ने चूंकि जिक्र किया है, तो मुझे लग रहा है कि वाकई में इस बार का मूव काफ़ी कन्विंसिंग है, कुछ मजबूत और कुछ बड़ा होने की तैयारी में दिख रहा है। ओके, तो इस बार का मूव कन्विंसिंग है और यहाँ पर आपको अच्छी मूव आ सकती है। डाबर आगे आई थिंक नुपुर कोऑर्डिनेट करके आ रही हैं, जब वो आती हैं स्टूडियो में तभी उनके सेक्टर का नंबर आ जाता है। सन फार्मा के बाद अब डाबर के नंबर्स आ रहे हैं। बेस इसमें मैच नहीं होगा क्योंकि बादशाह मसाला का नंबर्स अब इंक्लूड होने वाले हैं इसके। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मुनाफा इनका 440 करोड़ से बढ़कर 460 करोड़ का आना चाहिए। बिल्कुल अनुमान मुताबिक 464 करोड़ का आपका मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो मुनाफा बैंग ऑन एज पर एस्टिमेट्स आपको यहाँ पर आते हुए दिखा है। बाकी नंबर्स की बात करें, आय इनकी 3130 करोड़ की आय है, हमारा अनुमान 3113 करोड़ का था। आई थिंक अपडेट से ऑलरेडी एक आइडिया मिल गया था कि किस तरह के फाइनेंशियल्स रह सकते हैं। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन एग्जैक्टली एज पर एस्टिमेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। करीब 10% की रेवेन्यू में आपने ग्रोथ देखी है, करीब 5% की आपने मुनाफे में ग्रोथ देखी है। ऑपरेशनल फ्रंट पर कैसे नंबर्स, 11% एबिटा ग्रोथ का हम एक्सपेंशन की मूव कर रहे हैं और मार्जिन्स करीब 19% के हैं। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ करीब 6% की होनी चाहिए, ये बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। एबिटा इनका 604 करोड़ का आया है, मार्जिन्स इनके 19.3 करोड़ के आए थे। तो आई थिंक इनके अपडेट से बाजार ने अनुमान लगा रहा था और एग्जैक्टली एज पर एस्टिमेट्स ये नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। अब अनिल जी, इंटरेस्टिंग चीज रहेगी यही कि आपकी वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है और आगे की कॉमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से कैसे आती है, थोड़ा एक्सपोर्ट मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है आपके लिए डाबर। एक बार चार्ट पर भी राय ले लेता हूं। कुणाल जी, डाबर एक बार चार्ट देख लें सर। देखिए दीपांशु, चार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आज हमें कुछ कमजोरी देखने को मिल रही थी, एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली। मेरी राय में देखिए एक 565 रुपए का स्तर है चार्ट पर, जो कि बहुत अहमियत रखता है। ये 565 के ऊपर निकलेगा तब इसमें कोई वापस से आपको रिकवरी और रिस्टोरेशन देखने को मिलेगा। फिलहाल एक बार के लिए वेट एंड वॉच करने की मेरी राय है, कोई नया ट्रेड ना ले। 565 का लेवल पार हो तो फिर खरीदारी कराए। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर, जिसके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ और बाकी कमेंट्री बस थोड़ी देर में आएगी। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जब अपलोड होती है तो जैसे जैसे वो डिटेल्स आएंगी वैसे आपको बताएंगे, बट एग्जैक्टली एज पर एस्टिमेट्स नंबर आते हुए दिखे, इसलिए आप स्टॉक पर भी कुछ बड़ा रिएक्शन इस समय नहीं दिख रहे हैं। सुमित जी के पास चलते हैं, उनकी एक और कॉल है तैयार। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल और रडार पे आ रहा है अभी। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स में 394, 394 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। इंडियन होटल के अंदर सेलिंग प्रेशर बन रहा है। इंडियन होटल वैसे भी लास्ट 1-2 महीने के अंदर ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ऊपरी लेवल से अब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इंडियन होटल में यहां से नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, 386 का पहला टारगेट बनेगा, 382 का दूसरा टारगेट बनेगा, 386, 382 ये लेवल इंडियन होटल में नीचे में देखने को मिल सकते हैं।
बिकवाली करे, ऊपर में जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है 400 401 के पास है, तो 401 का स्टॉप लॉस लगा के इंडियन होटल में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें नीचे में पहला टारगेट बनेगा 386 का, दूसरा टारगेट बनेगा 382 लेवल्स का। तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स जहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। एक बिगुल मेहुल जी के लिए भी BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु जी देखिए, सुबह से हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ मार्केट करेक्शन शुगर स्टॉक्स में अच्छा खासा अट्रैक्शन है। तो एक स्टॉक में शुगर सेक्टर से भी देना चाहूंगा, वो है रेणुका शुगर। रेणुका शुगर इसलिए बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, 4450 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 4250 का स्ट्रॉन्ग बेस है, मल्टीपल सपोर्ट्स है वहां पे। और मुझे ऐसा लगता है कि डिस्पाइट ऑफ मार्केट अगर कल का दिन भी अगर निफ्टी में थोड़ा करेक्शन आता है तो भी ये काउंटर आउट परफॉर्म कर सकता है। सो पोजिशनली रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। रेणुका शुगर्स बाइंग की सलाह रहेगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 40 to 50, और अपसाइड में मैं समझता हूँ 50 रुपए तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये है राय आपके लिए रेणुका शुगर में खरीदारी करने की मेहुल कोठारी साहब की तरफ से। ये स्टॉक है आपके लिए रडार पर। सेठी साहब के रडार पे कौन से स्टॉक है आइए जान लेते हैं। बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बनाएं सर पहली पिक आज की। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज के इस खराब बाजार में भी दो स्टॉक्स है कैश मार्केट के दिन में खरीदारी करनी है। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड, जो अभी 356 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पहले इससे शॉर्ट टर्म टारगेट है। भारत की एक लीडिंग फास्टनर बनाने वाली कंपनी है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति, एस्कॉर्ट्स, वोल्वो, इन सबको कैटर करती है। मेनली कंपनी का फोकस है CV पे, बसेस पे, जहाँ पे जबरदस्त डिमांड है। फिर इस कंपनी ने एक सब्सिडरी का गठन किया है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके अंतर्गत 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, फिर CVs के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर कंट्रोल यूनिट बनाने जा रही है और बना रही है। और काफी बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं इस सेगमेंट पे। ओला इनकी मेजर कस्टमर है और वी आर सीइंग ओला इज डूइंग रियली वेल, खास करके 2 व्हीलर्स में। तो मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा करेगी। और जिस तरह से रूरल इकोनॉमी अच्छा करने जा रही है, मानसून नॉर्मल हुआ है, फिर इलेक्शन ईयर होने की वजह से सरकार का भी फोकस रहेगा रूरल इकोनॉमी पे, तो उसका एक असर 2 व्हीलर्स पे देखने को मिलेगा, जिसका फायदा इसको होगा। कल इसके नतीजे बहुत ही दमदार थे। 9 करोड़ के पैट के सामने 13 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया इस जून क्वार्टर में। तो इस तरह की दमदार परफॉर्मेंस रही। फिर अच्छे फंडामेंटल्स है, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.33 है। और इस कंपनी की शेयर होल्डिंग देख रहा था तो जापान की एक लीडिंग फास्टनर कंपनी है मेडो कंपनी करके, वो इसमें 5% हिस्सेदारी ऑन करती है। फिर HSBC स्मॉल कैप फंड भी अराउंड 4.66% स्टेक ऑन करता है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 375, स्टॉप लॉस ऑफ 350। ओके, तो यह है आपके लिए स्टर्लिंग टूल्स खरीदारी करने की राय। तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ 375 की तरफ ये स्टॉक सेठी साहब की पसंद का पहला शेयर। बताएं सर दूसरा भी। आज का दूसरा स्टॉक है, रिसेंट लिस्टिंग है। स्टॉक का नाम है आईक्यू लाइटिंग, जो अभी 411 के लेवल्स पे है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 430 के, स्टॉप लॉस सकता है 402 रुपए का। ये कंपनी LED लाइटिंग के सेगमेंट में है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन लाइट्स और ABS पाइपिंग का काम करती है। जो ABS पाइपिंग है वो PVC पाइपिंग का ऑल्टरनेटिव है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। अनिल जी, IPO के पहले आपकी कमेंट्री भी थी, आपने भी बहुत ही कन्विंसिंगली कहा था इस IPO में अप्लाई करने के लिए, और IPO को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। 285 रुपए पे IPO आया था और करीबन 67-68 टाइम IPO सब्सक्राइब हुआ। फिर जो एंकर इन्वेस्टर्स थे वो भी काफी अच्छे एंकर्स थे, जैसे HDFC, ICICI। और कंपनी की खास बात है, एक तो हाई मार्जिन बिजनेस है, बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल्स है। और जिस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट कर रहा है, ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा। हाल ही में अपने हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ दमदार लिस्टिंग के बाद। मुझे लगता है यहाँ से अच्छा करेगा। और इसके भी नतीजे शायद कल या परसों है, तो मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे रहेंगे। और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर अच्छा कर रहा है, सरकार का PLI का इंसेंटिव भी है इस सेगमेंट के लिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 430, स्टॉप लॉस ऑफ 402। 430 के टारगेट के लिए खरीदारी करें आईक्यू लाइटिंग और स्टर्लिंग टूल्स। यहां पर 375 का होगा टारगेट। 2 कैश कॉल्स सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपने कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अब अनिल जी की भी मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर कमजोरी तो है, हमारे बाजार में भी है, ग्लोबल मार्केट्स में भी है। 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स आधा % नीचे है, S&P फ्यूचर्स भी आधा % नीचे है। तो कल की गिरावट के बाद आज फिर से अमेरिकी बाजारों में फॉलो अप सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यूरोप के बाजारों में भी 1% तक की गिरावट है, 1.5% भी यूके के बाजार नीचे दिख रहे हैं। एशिया भी 1 से 1.5% नीचे था, सिर्फ चीन ने होल्ड आउट करा था, अदरवाइज पूरा एशिया भी कमजोर था। रुपया भी आज 18 पैसे कमजोर है, तो वीकनेस तो है सर। तो ठीक है सर, इतना तो सबको होना ही है। यस, होना ही है, कल भी थोड़ा होना था, आज भी थोड़ा होना है। अब ये लेने का वक्त है या नहीं पता नहीं, देने का नहीं है। अच्छा, हाँ, अब देना नहीं है आज के लिए तो नहीं, कम से कम। ओके, अगर आज के लिए आपको बेचने का मन है तो आप लेट हो चुके हैं। रिकवरी की उम्मीद में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर आए तब हल्के कीजिए। ठीक कल ही की तरह, कल भी फर्स्ट हाफ में मौका मिला, आपने नहीं किया, दिन में नीचे गया, आखिरी 1 घंटे में फिर से रिकवरी आई। आज मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आ सकती है। ये उम्मीद मैं इसलिए कर रहा हूँ, 2 वजह है। एक, वीकली एक्सपायरी है। 2, बाजार हल्के हैं। तीसरा, शॉर्ट पोजीशन बहुत बनी है। और चौथा और ऐड करना चाहूँ तो डाउ फ्यूचर उतने खराब नहीं है जितने आप सोच रहे होंगे। 100-125 पॉइंट खराब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1% की कमजोरी के लिए तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ डाउ पर। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे बेचना उससे बेटर है कि लोअर लेवल पे थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक है। इसके अलावा डेटा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? 19,300 2 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और उसके आप बेहद करीब है। तो मुझे लगता है 19,300 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होगी। अगर 3 बजे तक हम इसके नीचे नहीं फिसलते हैं तो क्लोजिंग 19,300 के नीचे होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर है, ऊपर के बन सकते हैं। बशर्ते जब डाउ फ्यूचर ही 150-200 पॉइंट 250 पॉइंट हो जाए तब तो मैं कह नहीं सकता कि घटने लग जाए एकदम से। ये 2 बजे अमेरिका वाले भी उठते हैं, इनके उठने का टाइम है सुबह सुबह, है ना। तो उस दिन भी यही हुआ ना, उस दिन में तो क्या, कल पहले तो परसों रेटिंग डाउनग्रेड हुआ तब तो सो गए जी, है ना। फिर उठे तो पता अच्छा डाउनग्रेड क्या चल रहा है, डाउ फ्यूचर बेचते हैं, तो वो सुबह सुबह चालू हो गए। तो इसलिए कल भी आप देखो तो दिन में ज्यादा गिरना शुरू हुआ। तो आज भी समस्या तो यही है कि दोपहर में अगर गिरने लगेगा तो गिरेगा फिर। तो आई थिंक अगर ना गिरे तब तो हम थोड़ा बेहतर होकर 19,400 के आसपास, 450 के आसपास फिर से जाने की कोशिश करेंगे। ये तो दिख रहा है डेटा में। और 19,300 पे पुट पे सपोर्ट भी काफी है। 19,400 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 2 करोड़ 10 लाख शेयर का, जो बचे हुए समय के लिए नीचे 19,275 300 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर 19,400 425 रुकावट का ये डेटा बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन कमजोरी तो आपको स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे ही बंद होगा और वो कमजोरी मिलेगी तो डिसिप्लिन के तौर पर आपको पोजीशन तो कम करनी पड़ेगी अगर आप एकदम डे ट्रेडर के तौर पर है। अब वो आपको अभी कम कर लेना है या थोड़ा रुक के करना है, तो मेरा मानना है थोड़ा रुक के करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट अभी नीचे के लेवल पे मत कर कि ये ब्रेकडाउन आ गया ये भेज दूँ, ये अभी नहीं, थोड़ा आने दो ऊपर। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी, आप हैं 44,300, 450 हो गया। अरे रे रे, जल्दी से भाग गया। मैं तो सोच रहा थोड़ा टाइम लगेगा। 100 पॉइंट रिकवर हुआ है। नीचे में मैं हुई 44,280 देखा था। तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट जोन पे आ गया है दीप। 44,300 पे 52 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट और 44,500 पर मेक और ब्रेक लेवल है, जहाँ 60 लाख शेयर दोनों है पुट और कॉल में। लगभग वहीं पर आप आ रहे हैं इस वक्त। मेरा ये समझना है बैंक निफ्टी 44,600 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, हाँ, 44,600 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए बैंक निफ्टी। आप 150 पॉइंट दूर है वहां से, यहाँ से और 150 पॉइंट 150 दूर है। क्यों आ रहा है ये भरोसा? डेटा 44,500 पे अच्छी पुट और कॉल में पोजीशन बनी हुई है। ऊपर में नो डाउट 44,600 700 800 हर एक लेवल पे कॉल राइटिंग बहुत होकर रखी है, लेकिन जो भरोसा है वो उसकी एक वजह और भी है जी। 24 ट्रेडिंग सेशन हो गए दीप हमें, कितने? 24, ऑलमोस्ट अ मंथ, मोर देन अ मंथ। 44,600 के नीचे बंद नहीं हुआ। अगर आज होते हैं तो बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी की भी पोजीशन आपको और बैंकिंग में भी कम करनी चाहिए। लेकिन अगर 44,600 जैसे तैसे बचा गए तो मतलब एक दिन वो कहते हैं कि ये पेशेंट 24 घंटे निकाल देगा तो जिंदा रहेगा, टैक्स वाला मामला, तो 24 घंटे का टाइम आपको और मिल जाएगा। हाँ, फिर अगर कल फिर डाउ घट गया फिर नीचे हो गया तो अलग बात है। सो आई थिंक 44,600 मुझे लगता है कि होल्ड कर लेगा क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ पे भी वही राय, शॉर्ट नीचे में नहीं करना है, ऊपर में ही करना है। ध्यान रखें, बेचने के लिए ऊपर के लेवल का इंतजार करें, बाकी और कुछ। मैं ये नहीं कह रहा आप लो भर भर के लो, हिम्मत नहीं होगी, मुझे पता है लेने में दिक्कत भी होगी, लेकिन बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी न करें, ये ध्यान में रखिए बस। ठीक है सर, ओके। ये है आपके लिए अनिल जी की स्ट्रैटेजी। अब बेचने के लेवल्स नहीं है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपसाइड के जहां पर आपको रखनी है नजर। कंजा एंड नेरलैक के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे में आपको शानदार बढ़त दिखेगी, 156 करोड़ का मुनाफा 738 करोड़ का आया है, बट इसमें एक बड़ा एडजस्टमेंट भी है। 661 करोड़ का एक मुश्त
गेन आपको आते हुए दिखा है, मुनाफा आते हुए दिखा है। थाने में इन्होंने एक लैंड पार्सल बेचा था जिसकी वजह से 661 करोड़ का वन टाइम गेन आया था। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट नॉनदलेस जो इनका रेवेन्यू का आंकड़ा है ये आपके लिए अच्छा आते हुए दिखा है। 2051 करोड़ से आंकड़ा आपके लिए बढ़कर 5137 करोड़ का आते हुए, अच्छा हाँ 5157 करोड़ का आंकड़ा आपको आते हुए दिखा है। तो अच्छी बढ़त आपको वहां पर दिख रही है। जहां तक आय का सवाल है, 100 करोड़ आय बढ़कर आई है इनके लिए। मुनाफे में बड़ा उछाल है, बट उसमें 661 करोड़ का एक वन टाइम गेन भी आपके लिए आ रहा है। स्टॉक नॉनदलेस रिएक्ट कर रहा है। एक बार जैन साहब से भी इस पर राय लूंगा, बट चार्ट चेक एक बार पहले मैं कुणाल जी से लेना चाहूंगा। कुणाल जी, नंबर्स के बाद शार्प स्पाइक आ रहा है, ऑपरेशनल नंबर्स भी देखते हैं इसके कैसे रहे, चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए चार्ट मजबूत है दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। केवल एक हर्डल है मौजूदा भाव के आसपास, यानी कि जो अभी के भाव चल रहे हैं 350 रुपए के आसपास, यहीं पर एक पुरानी रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि 350 के आसपास कुछ संघर्ष हो सकता है। तो अगर 350 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज आए तभी इसमें नई पोजीशंस बना सकते हैं। जिनके पास पहले की पोजीशन है एक टाइट स्टॉप लॉस रखें, मौजूदा स्तरों पर होल्ड करके चले। स्टॉप लॉस अब आपको 345 पर रखना होगा। 350 के ऊपर अगर आज एक ब्रेकआउट आता है तो फिर उसमें नई खरीदारी भी कर सकते हैं। ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं, 30% एबिटा बढ़कर आया है, मार्जिन में भी एक्सपेंशन है। 12.4% के मार्जिन आपके बढ़कर 15.4% के आए हैं। तो ऑपरेशनली भी बढ़िया नंबर्स यहां पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक कंजाई नेरलैक का सवाल है, जैन साहब एक बार आपकी भी राय हो जाए सर। शानदार नंबर्स आ रहे हैं और ऑपरेशनली काफी मजबूती दिख रही है। और जैन साहब, इसके अलावा कौन सा वाला पेंट पसंद है आपको? हाँ ये क्वेश्चन देखिए, फाइनली तो देखिए एशियन पेंट्स ही अच्छा है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी अगर पेंट्स कंपनी में बात करें तो एशियन पेंट्स है, उसीलिए उसको प्रीमियम भी मिलता है और बाकी उसका पेंट ही यूज किया मैंने भी। भाई मैं अगर आपको बता भी दूं, अगर डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मैंने भी जब बनाया था घर तो पेंट एशियन पेंट्स का ही था। और दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा रेकमेंड जब भी किया तो मैंने एक्सो नोबेल को बहुत रेकमेंड किया है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन सस्ते लगते थे। और कांसाई नेरोलेक को भी ऐसे काफी बार डिस्कस किया। देखिए ये चारों पांचों कंपनियां हैं बहुत जबरदस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सेक्टर को सबसे ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है एक तरीके से हर कंपनियों को, और यहाँ पे भी वैल्यूएशन 60 के लगभग का पी मल्टीपल है। बाकी चीजें अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रूड ऑयल भी नीचे आया तो उससे मार्जिन भी बढ़ा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स कम होते तो सर्टेनली फायदा होता है। प्लस जो एशियन पेंट्स की लीडरशिप की जो स्ट्रेंथ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग है। उसकी वजह से दूसरे प्लेयर्स मार्केट शेयर ग्रैब करने में बहुत टाइट हो रहा था, उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बट कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो कांसाई नेरोलेक का भी धीरे धीरे परफॉर्मेंस और बेहतर हो रहा है। बट कुणाल जी ने बहुत सही कहा कि एक ऐसा लेवल आ गया है जहां पे वैल्यूएशंस भी महंगे और एक लेवल क्रॉस करे उसके बाद ही देखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। थोड़ा नीचे आए तो खरीदने की कोशिश करें। बहुत बड़ा शार्प हाइक मतलब इस स्टॉक ने दिया है, तो आई फील बाय ऑन डिप्स होगा और थोड़ा वेट करें। एंड जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं अगर अननेसेसरली उनको कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी हो। सम बुलिश ऑन द सेक्टर। तो ये है आपके लिए राय कंसाई नेरोलेक पे आती हुई जैन साहब की तरफ से। आइए वागले साहब की भी राय लीजिए। ओहो, वागले साहब पूरे 40 मिनट बाद राय देने के मूड में आए। बिगुल वागले का वंडर। वागले साहब, किसने आपको बताया नहीं शो की शुरुआत हो चुकी है? अनिल जी, मेरे पास आप आए ही नहीं। हाँ। आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि पहला बिगल मेरा होगा, तो मैं वेट कर रहा था। ओह माय बैड। तो अच्छा जी जी सर। तो अभी एक बात मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये लेवल बेचने का नहीं लेकिन है। नहीं, लेकिन एक बात ये है कि आप सर मेरे से बंसल जी सहमत नहीं है। आप कुछ बोले उससे पहले बंसल जी ने ऑब्जेक्शन ले लिया। ऑब्जेक्शन सस्टेन। बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, वागले जी, इसमें अनिल जी की दिक्कत गलती नहीं है कि वो आपके पास नहीं आए। हाँ। आज कुणाल जी बिफोर टाइम आ गए थे। बिफोर टाइम आके 2:06 पर उन्होंने हाथ हिला के अनिल जी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। नामून वो 2:15 पे आते हैं, तो इस कारण से सब डिस्ट्रैक्शन हुआ है। तो कल्प्रिट जो है ना थोड़ा सा आपकी बगल में, मतलब एक सीट छोड़ के हैं। कुणाल जी बंसल जी सही कह रहे हैं। अनिल जी जी अनिल जी देखिए,
अनिल जी देखिए, मुझे तो सबसे सही ये लगा कि अनिल जी जिस अंदाज में आपने बिल्कुल साउथ बॉम्बे के अंदाज में अनिल जी अभी जो आपने कहा ना कि माय बैड, अनिल जी ये मुझे बड़ा गजब का लगा। अनिल जी बहुत अच्छा जुमला है आपका। 2 वर्ड वाले में तो मेरा धन्य है कि ये नहीं कहा कि आई एम बैड। हाँ, 2 से 3 वर्ड वाले में तो प्रॉब्लम नहीं, उससे ज्यादा वाली जो होती है ना उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। 3 वर्ड तक तो अपन संभाल लेते हैं। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, जो आपने कहा कि ये लेवल बेचने का नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता है। टायर स्पेस में कुछ हो रहा है। एमआरएफ ने आज बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है, लेकिन वो तो रिकमेंड कर नहीं सकते बिकॉज वो ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं। अपोलो टायर्स उसको फॉलो करेगा। अभी 430, 480, 435 का करंट भाव है। मुझे लगता है एक 10-12 रुपए की मूव इसमें आज और कल में आनी चाहिए। आपका 431 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए लगभग 445 का। तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड ये बैठेगा। तो ये है बागले साहब की तरफ से राय इस समय अपोलो टायर्स पर। एक बिल्कुल हिमांशु जी के लिए भी, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, ये बिगुल बीटीएससी का नहीं है, ये एक स्पेशल पिक है और खरीदारी करनी है कैश सेगमेंट के स्टॉक में। स्टॉक का नाम है पीटीसी, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जो कि 120-121 रुपए पर ट्रेड करता है दीप। और जो स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद अब एक सुपर मूव के लिए तैयार है। तो 135 और 145 रुपए के 135 और 145 के 2 बड़े टारगेट्स के लिए पीटीसी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 110-112 रुपए के नीचे का। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी मूव 15-20% तक की मूव बहुत शॉर्ट टर्म में आती हुई नजर आ सकती है। पावर ग्रिड द्वारा प्रोमोटेड ये कंपनी है, 0.69 टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड करती है और अब चार्ट में एक क्लियर कट एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है। तो पीटीसी में खरीदारी करके चलने की सलाह। तो ये है आपके लिए इस समय पीटीसी इंडिया पर नजर। 135-145 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा। नजर रखते हैं, ये भी काउंटर आपको मुंह में आते दिख रहा है। डाबर की वॉल्यूम ग्रोथ आपके सामने आती हुई दिख रही है। डिसअपॉइंटिंग वॉल्यूम ग्रोथ है, सिर्फ 3% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। बाजार का अनुमान 6% का था, तो अनुमान के मुकाबले सिर्फ आधी वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। ये बात है आपके लिए। कंपनी का कहना भी है कि रूरल ग्रोथ जो है वो अर्बन डिमांड से अभी भी वीक है। हालांकि थोड़ा जो गैप था दोनों में वो कैचअप हो गया है, बट रूरल डिमांड अभी भी अर्बन डिमांड के मुकाबले में कमजोर है और वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा आपके लिए डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग आते हुए दिखा है डाबर के लिए। आइए बात करते हैं कुछ और नतीजों के भी जो आने वाले हैं। लुपिन, ये स्टॉक मोमेंटम में भी है, एक बार नुपुर से जानते हैं कैसे रहेंगे नंबर्स। नुपुर, सन फार्मा तो अभी हमने एनालाइज किया, नंबर्स बढ़िया दिख रहे थे, अनिल जी भी कह रहे थे। लुपिन के नंबर्स कैसे रहेंगे? अच्छे रह सकते हैं। बेस इस कंपनी का काफ़ी लो है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी उम्मीद ये है कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। कंपनी की आय देखें तो उम्मीद ये है कि 12% की ग्रोथ इस बार आ सकती है। 4,570 करोड़ के आसपास की आय आती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो यहाँ पे 704 करोड़ के आसपास का यहाँ पर भी कामकाजी मुनाफा आ सकता है। पिछले साल कंपनी ने 232 करोड़ के आसपास का किया और पिछली तिमाही में देखेंगे तो 580 करोड़ के आसपास का कामकाजी मुनाफा क्या था। मार्जिन 15% के आसपास के आ सकते हैं, पिछले साल सिर्फ 6% के थे और पिछले तिमाही में 13% के आसपास के थे। मुनाफा देखें तो इस बार 265 करोड़ का अनुमान है। पिछले साल कंपनी ने घाटा किया था 90 करोड़ के आसपास और पिछली तिमाही में 240 करोड़ के आसपास का मुनाफा आया था। लो बेस पे आने वाले नतीजे, इसलिए हम दोनों ही वायो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे। अमेरिका की जो आय है वहां पे $180 मिलियन के करीबन आ सकती है। एपीआई सेगमेंट में 15% की ग्रोथ की उम्मीद है। जो डोमेस्टिक कारोबार है उसमें भी हम 10% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। इस बार लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया एबी के साथ, जिसके चलते माइलस्टोन इनकम भी आपको आती हुई दिखेगी $25 मिलियन के आसपास की, जिसका भी सपोर्ट कंपनी की ग्रोथ में इस क्वार्टर में दिखने वाला है। मार्जिन में सुधार की उम्मीद है पूरी तिमाही दर तिमाही आधार पे और मैनेजमेंट की कमेंट्री नए लॉन्चेस और लाइसेंसिंग इनकम पर रहने वाली है। तो एक अच्छा क्वार्टर लुपिन के लिए हो सकता है। अच्छा क्वार्टर हो सकता है लुपिन के लिए, बिल्कुल। स्टॉक तो हम मोमेंटम में देख ही रहे हैं। एक्शन देखते हैं अगर नंबर्स जस्टिफाई करते हैं या नहीं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सर। रडार पे स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2600, 2598, 2598, 2600 का अभी भाव है।
स्टॉक का नाम है L&T। L&T के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। L&T पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है। L&T के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। 2630 2640 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेंगे नहीं तब तक फ्रेश बाय बनेगा नहीं। तो 2640 का स्टॉप लॉस लगा के L&T में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 2560 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 2540 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2-3 दिनों का व्यू लेके L&T में बिकवाली करें 2640 के स्टॉप लॉस से 2560 2540 के टारगेट्स के। ओके, L&T पर भी सेल कॉल आ रही है। मजबूत काउंटर था, आज हम देख रहे हैं कुछ मजबूत स्टॉक्स में अब मुनाफा वसूली आज बढ़ती दिखी। तो आज की गिरावट में ये भी होता दिख रहा है कि जो रिसेंटली मजबूत स्टॉक्स है वहां पर गिरावट में दिक्कत है कि दीप की किसी भी लेवल से कोई साइजेबल रिकवरी आई नहीं। मिड सेशन से जब से गिरना शुरू किया ना तब से कुछ खास बढ़ा नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब भी डे लो के आसपास आप 19,300 के आसपास निफ्टी पर है और आजकल लो 19,296 यानी कि मुश्किल से 15 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी में 44,280 का लो है, लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। तो यानी कि साइजेबल रिकवरी जैसे कि निफ्टी में 50-75 पॉइंट की बने या बैंक निफ्टी में कम से कम 150-200 पॉइंट की रिकवरी बने, वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। तो ये बड़ी चिंता की बात अभी भी है कि आज सेलिंग प्रेशर लगातार है बना हुआ है, मतलब डिलीवरी बेस्ड सेलिंग साफ स्क्रीन पर नजर आ रही है। और दूसरा थोड़ा बहुत प्रेशर आपके लिए ये भी है ही है आपका एक्सपायरी आई थिंक वो है, दोनों का फैक्टर है। श्रीकांत चौहान साहब भी हैं हमारे साथ, उनका भी करते हैं स्वागत। श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून। थोड़ा बैंक्स पर आपकी राय लूंगा क्योंकि लगातार दूसरे दिन बैंक्स में बड़ी गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक 2.5% नीचे है सर, 960 के लेवल पर आ गया। जरा इससे करिए शुरुआत, क्या करना है आईसीआईसीआई बैंक में, अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ आते हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए बैंक स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिल रहा है। और पिछले 10 या 15 दिनों का अगर एक ओवरऑल एवरेज वॉल्यूम का अगर पैटर्न देखते हैं तो एफआईएस ने कंसिस्टेंटली बिकवाली की है। हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में नो डाउट की काफी अच्छी मुनाफा वसूली हो रही है और करेक्शन आ सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक के लिए अगर यहाँ से अगर कोई नेक्स्ट लेवल अगर बन के आता है तो वो 920-925 का लेवल है। और निफ्टी की बात करें तो मुझे भी यही लग रहा है कि शायद निफ्टी 19,200-250 के रेंज में एक बार एक अच्छा सपोर्ट लेके एक रिबाउंड कर सकता है। बट चूंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल से 20,000 से गिरने की शुरुआत हुई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हुआ है कि साइकोलॉजिकल लेवल्स के करीब जाके मार्केट रुकता है। तो 19,000 के भी लेवल्स हम शायद देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, ऐसा कुछ ओवरऑल व्यू बना है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी जल्दबाजी ना करें, उन्हें और करेक्ट होने दीजिए। 920-915 के करीब अगर आईसीआईसीआई बैंक अगर आता है तो उन लेवल्स के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक भी करंट लेवल से दीपांशु करेक्ट हो सकता है। 1625-1630 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1600-1590 के करीब ये वापस वहां पे उन लेवल्स के करीब आके हमेशा एक सपोर्ट लेता है। तो उन लेवल्स तक मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक को भी करेक्ट होने की हमें लगता है कि थोड़ा और वक्त देना चाहिए। तो ये है आपके लिए बैंक्स पर राय, थोड़ा रिकवर होने के लिए वक्त देना चाहिए। खैर इस समय तो रिकवरी के कोई आसार नहीं है। हल्का रिकवर होकर बैंक निफ्टी फिर से फिसलकर डेज लो पर आ गया। 600 पॉइंट का कट आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। 19,300 के करीब वापस निफ्टी आ गया है। देखते हैं इन लेवल्स पर सपोर्ट ले पाएगा या नहीं। इंटरेस्टिंग एक्शन है, बट सब जगह गिरावट है ऐसा भी नहीं है। कुछ स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं और आज का वायदा कारोबार का टॉप गेनर है आपके लिए डिक्सन टेक। ऑलमोस्ट 8% की तेजी आपको डिक्सन टेक में आती हुई दिख रही है। क्यों इन पर्टिकुलर ऐसे कमजोर बाजार में डिक्सन टेक मूव कर रहा है, क्या है इसके लिए ट्रिगर और किस खबर के दम पर ये मूव कर रहा है, ये एक बार समझते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। अरमान बताइए। बिल्कुल, देखिए डीजीएफटी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा है। अब नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन में वो कह रहे हैं लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर्स और HSN 8741 सर्वर्स जो है उसके इंपोर्ट पर वो जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाते हुए दिखे हैं। अब रेस्ट्रिक्शंस तो लगी है, पर अगर आपको इंपोर्ट है तो उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप R&D के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए, इवेल्युएशन के लिए या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ही लगभग 20 आइटम्स की जो है छूट देते हुए दिखे हैं। तो यहाँ तो ये चीज़ तो क्लियर है कि जितने लैपटॉप्स, पूरे के पूरे फुल लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं, फुल लैपटॉप, फुल कंप्यूटर हुआ या फिर आपके स्मॉल कंप्यूटर्स हुए या फिर कुछ स्पेसिफिक सर्वर्स हुए, उनके इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगती हुई दिखी है। अब उनसे किस कंपनियों को फायदा होगा? सबसे पहले जो कंपनी आती है वो है डिक्सन टेक। क्यों? क्योंकि कंपनी ग्लोबल प्लेयर्स के लिए ऑलरेडी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और अगर आप इनके एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो कंपनी ने ऑब्वियस
अगर आप देखें तो उन्होंने PLI में जो है वहाँ पर भी ये भाग लेते हुए दिखे हैं, और उसमें अगर इनका प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ पर भी करने वाले हैं, तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। नेटवेब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इनको क्यों फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके आप सुपर कंप्यूटर्स देख लीजिए, जो क्लाउड के लिए जो सर्वर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो वो इसी कैटेगरी के जो हैं, जिस कैटेगरी का स्पेसिफिकली नाम लिया गया है उसी के सर्वर यूज़ होते हैं। और क्योंकि वहाँ पर इंपोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगता हुआ दिखा है, तो हो सकता है कि इनके लिए भी आपको बिजनेस में जो है कंपैरेटिवली अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखे, अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखे। अब किन कंपनियों के लिए नेगेटिव हो सकता है? रिलायंस के लिए हो सकता है शायद नेगेटिव हो, क्योंकि रीज़न ये है कि हाल ही में रिलायंस जियो ने, जो अगर आप बुक देखें, रिलायंस जियो बुक जो टैबलेट है वो लॉन्च करते हुए दिखे थे, और वो लॉन्च अगर आप देखे थे, ये जो टैबलेट है ये पूरा का पूरा अगर आप देखें चीन से इंपोर्ट होता है, तो हो सकता है इनके लिए थोड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखे। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एक और स्टॉक है जहां पर आपको नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप HP देख लीजिए, डेल देख लीजिए, असूस देख लीजिए, ये सभी इनके कस्टमर्स हैं जिनको कस्टमर सपोर्ट जो है वो आफ्टर सेल जो सर्विस है उसका सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी जो जिस कंपनियों का नाम बताया मैंने वो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कई सारा जो है वो इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर इनके कस्टमर्स के इंपोर्ट पर अगर अब दिक्कत आती है तो हो सकता है शायद इनके लिए कुछ समय तक यहाँ पर भी दिक्कत आती हुई दिखे। तो इस खबर से फ़ायदा डिक्सन टेक को हो सकता है, नेटवेब टेक्नोलॉजी को हो सकता है, और अगर कुछ हद तक अगर आप देखें जहाँ पर नुकसान हो सकता है तो वो है रिलायंस और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप कह रहे हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स और लैपटॉप, टैबलेट्स और अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर्स और कुछ सर्वर्स का स्पेसिफिक कैटेगरी है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन। जो ये पूरी तरह से बने हुए हैं सिर्फ बिल्कुल कंपोनेंट्स पर नहीं, बिल्कुल इन्हें बनाने में जो कंपोनेंट्स आते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से अगर पूरी तरीके अगर फाइनल प्रोडक्ट अगर आप कंप्लीटली यस वो बात है। जैन साहब, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है, ऑब्वियसली भारत में PLI स्कीम को बढ़ावा देने के लिए है। कैसे देखना है इस खबर को? कंप्लीटली बिल्ट इन यूनिट्स को अब आप नहीं खरीद सकते हैं या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं? देखिए, न्यूज अच्छी है। मुझे सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि मेक इन इंडिया का जो सरकार ने प्रोजेक्ट लिया हुआ है और उसको जो करने में पूरी कोशिश जो चल रही है उसका फायदा देखिए इस सेक्टर के लिए तो न्यूज है ही है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि दूसरे सेक्टर में भी आएगी जहां पे PLI भी दिया गया है, फिर आप इंपोर्ट्स पे भी रोक लगा रहे हैं। ये सारी चीजें इंडिया में बहुत बड़ा बेनिफिट है। बाकी इस कंपनी के लिए अगर मैं बोलूं तो डिक्सन, मुझे देखिए वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा इस स्टॉक को पॉजिटिवली रेकमेंड नहीं किया हूं, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर FIIs, DIIs और बहुत रिनाउंड इन्वेस्टर्स और बड़े एनालिस्ट सब लोग के रडार पे रहता है, और बहुत बड़ा करेक्शन भी दिया। मैं ऊपर के लेवल्स पहले भी ये 4000 4500 के लेवल्स जाके वहां से करेक्ट हुआ और फिर वापस से जबरदस्त मार्केट के साथ बाउंस किया है। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज अगेन, बट स्टिल मुझे बहुत महंगा लगता है ये स्टॉक, और मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्या है जो दूसरी कंपनी नहीं आ सकती, और दूसरी कंपनियां भी है और PLI लेके और भी जो भी है, बट 95-100 के PE मल्टीपल पे 4% वाला मार्जिन वाला काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल बाइंग दिस स्टॉक और रिकमेंडिंग दिस स्टॉक, बट यस, जिन्होंने ले रखा और जितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने ले रखा है तो सर्टेनली स्टोरी विल अनफोल्ड। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें। बाकी इस न्यूज का पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल गया, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगी और कोई ज्यादा बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आ जाए, और आ भी जाए तो अपने हाइज के आसपास है, तो सर्टेनली लाइफ टाइम हाइज अगर क्रॉस करता तो एक बार और मोमेंटम आ जाए, बट ओवरऑल इट्स अ होल्ड, नॉट अ फ्रेश बाय। तो ये है आपके लिए डिक्सन, जहां पर आपको रखनी है नजर। कल आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग थीम की बात भी करी थी सिद्धार्थ जी ने, इलेक्ट्रोविजन थीम की बात करी थी उन्होंने सिट की SIP में, जहां पर डिक्सन टेक की उन्होंने बात करी थी। वहां से एक सिग्निफिकेंट जंप आज आपको काउंटर में दिख भी रहा है। तो डिक्सन टेक नजर रखें, बाजार का भी फेवरेट काउंटर है, आज बड़ी तेजी आ रही है खबर के दम पर भी इसमें। आइए कुछ और कॉल्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार। पहले एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, उनका करते हैं स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं, बाजार तो और गिरते हुए दिख रहे हैं इस समय, क्या बनानी है स्ट्रैटेजी? बिल्कुल दीप, एक ज़बरदस्त एक फॉल देवर। मैंने कहा था कि मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही आज इनिशिएट करूंगा, बिकॉज और यहाँ पे खरीदना है आपको दीपांशु 19,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 10 अगस्त की एक्सपायरी का 166 पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे 166 पर 19,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का 10 अगस्त की एक्सपायरी का। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस दीपांशु लगाना होगा दैट वुड बी एट 118, सो थोड़ा दूर का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लगभग आपको 50 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड रिस्क है इसमें, बट देन टारगेट्स ऊपर में
220 ये पहला टारगेट रहेगा एंड दूसरा टारगेट जो है वो 255 का रहेगा। सो 220 225 ये दो टारगेट्स के लिए 19300 का कॉल खरीदे। दीप मुझे 350 400 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट लग रहा था, ये थोड़ा और नीचे आ चुका है, बट यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में बाउंस टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 19450 500 ये रेंज में देखने मिल सकता है। नॉट मच, ओवरऑल ट्रेंड तो डेफिनेटली डाउन है। ये डाउन ट्रेंड में एक शॉर्ट कवरिंग या तो एक बाउंस बैक ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त का हाफ ऑफ द मंथ तो आपका डाउन ओवरऑल साइड वेज टू नेगेटिव रहेगा, बट ये एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में एज ऑफ नाउ है शॉर्ट टर्म में, और मुझे लग रहा है कि इस लेवल से आपको एक अच्छा बाउंस एटलीस्ट 100-125 पॉइंट का देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो कैश का ऑप्शन आ गया देखिए 19,300 का कॉल खरीदने का, 19,300 का कॉल खरीदने के लिए। तो मैं जय को बाहर से बिना शर्त समर्थन दे दूं क्या? दे दीजिए। जय मेरा बाहर से बिना शर्त समर्थन है। आपने बिना शर्त इसलिए कि आपने मांगा नहीं, मांगा होता तो शर्त हो जाता था और मुझे भी लग रहा है कि 19,300 सपोर्ट का काम मांग लेता हूं अनिल जी। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी पर अब यहाँ पर थोड़ा सा, और देखिए डाउ फ्यूचर्स भी अब 100 पॉइंट से 3 से 2 डिजिट में अच्छा लगता है, 3 से 2 डिजिट में कम दिखे ना तो थोड़ा सा ठीक लगता है। तो मुझे लगता है कि फिर मैं ये कहूँगा कि जैसा जय कह रहे हैं बढ़िया है, आप खरीदना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत अगर जगह है और आप टाइमली एग्जिट कर गए, 19,700 19,800 के पुट भी दिए थे जय ने, तो अगर वो कर दिया तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर वो नहीं किया हो और आपके पास वो कर दिया और आपके पास जगह हो तो आप बेचें ना। अदानी एंटरप्राइजेस एक बार जल्दी से रिजल्ट, ओ रिजल्ट तो मजबूत दिख रहा है जी। आई थिंक रेवेन्यू थोड़ा डाउन आया सर, तो गड़बड़ है। ऑपरेशनली अच्छा है, रेवेन्यू थोड़ा इनका डाउन आते हुए दिखा। ऐसे कैसे कर सकता है, इतना कम कैसे हो सकता है? 40,000 से 25,000 नहीं, कुछ तो आई थिंक देखना पड़ेगा, इतना रेवेन्यू कम नहीं हो सकता। देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट हो शायद। लेकिन मुनाफे का आंकड़ा, मार्जिन का आंकड़ा 5.3% से 10.8%, मार्जिन डबल हो गए सर। 44% आपका मुनाफा बढ़कर आया, बट इसमें एक अदर इनकम कंपोनेंट भी है मुनाफे में बढ़त का। 222 करोड़ की अदर इनकम आपकी 371 करोड़ की आती हुई दिखी है, बट जो रेवेन्यू का आंकड़ा है वो डेफिनेटली आपका काफ़ी इम्प्रेसिव आते हुए दिखा है। इनका फॉरेक्स एडजस्टमेंट्स भी होते हैं तो उसको भी ध्यान रखिएगा, बट ओवरऑल आय का आंकड़ा एटलीस्ट गिरावट दिखा रहा है। क्या है वजह इस गिरावट की, थोड़ा समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट 40,854 करोड़ 844 करोड़ की आय गिरकर 25,438 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। बाकी पैरामीटर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनली 28% एबिटा बढ़ा है, मार्जिन आपके डबल हो गए, 5.3% के 10.8% हो गए हैं, और मुनाफा भी आपका 44% बढ़कर आया है। ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, एक कॉल उनकी तरफ से। बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये स्टॉक मैंने सुबह भी रिकमेंड किया था, लॉरस लैब्स 372.73 में, उसका इंट्राडे का तो टारगेट आ गया 384.85 का, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ से 15 रुपए की अपमूव दिखती है, तो मैं BTST के लिए यहाँ पर फ्रेश रिकमेंड करूंगा 85-85.50 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस 381 का होना चाहिए, रिस्क होगी एक 4-4.5 रुपए की, और 15 से 17 रुपए की अपसाइड आपको मिल सकती है। 402-403 तक ये स्टॉक आपको कल के दिन में दे सकता है। ओके, ये है आपके लिए लॉरस लैब्स जिस पर रखनी है आपको नजर। आइए एक श्रीकांत जी के लिए भी बिल्कुल PTST। बताएं सर। तो देखिए दीपांशु, यहाँ पे ना एक स्मॉल कैप स्टॉक्स में बोल सकता हूँ, HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन बना है, और एक बड़े फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए एक जो कंसोलिडेशन होता है और उसमें से जो कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनता है, वो कुछ एक फॉर्मेशन इसमें बना है। मुझे लगता है कि HCC जो अभी 20.5 या 20.75 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 22.5 या 23 के लेवल्स दिखा सकता है, एकदम क्लोज टू इंपॉर्टेंट लेवल्स आ चुका है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा, काफी नियर बाय का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो हम 19.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे 22.5 से लेकर 23.5 रुपए के। तो HCC को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय आती इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और SBI
ये है वो दिग्गज बैंक जो नतीजे करेगा अपने कल पेश। देख लेते किस तरह के रहेंगे रिजल्ट्स। अनुमान के साथ तैयार है नूपुर इस वक्त। नूपुर बताइए कैसे आएंगे एसबीआई के रिजल्ट्स? सर उम्मीद तो है कि अच्छा आएंगे। ओके। इस बार एनआईए की ग्रोथ 30% की लेके चलो तो 30% की मजबूत ग्रोथ आ सकती है। 40,600 करोड़ के आसपास आपको नेट इंटरेस्ट इनकम आती हुई नजर आ सकती है। मुनाफा देखिए 2.5 गुना से बढ़कर इस बार 15,680 करोड़ का यहाँ पे जो अनुमान है वो बन के आया, तो काफ़ी मजबूत नंबर आने की उम्मीद है एसबीआई से। लोन ग्रोथ देखें तो 15% से 16% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। डिपॉजिट ग्रोथ देखें तो 10 से 12% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी वो भी बिल्कुल स्टेबल रह सकती है। ग्रॉस एनपीए 2.7% के आसपास आ सकते हैं। नेट एनपीए की बात करें तो 0.6% के आसपास आ सकती है। एक ही थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर। उम्मीद है कि 10 से 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आने की उम्मीद है। 3.6% के आसपास मार्जिन आपको आते हुए नजर आएंगे। कारोबार में बेहतर ग्रोथ की इस बार की उम्मीद है। क्रेडिट कॉस्ट में जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। एसेट क्वालिटी में सुधार की उम्मीद है और जो प्रोविजन है उसके चलते ऑपरेटिंग खर्चे में भी थोड़ा सुधार हो सकता है। स्लिपेजेस के पर नजर रहने वाली के किस हिसाब से यहाँ पे आते हैं आगे चलकर। तो उम्मीद तो यही है कि एनआईए की ग्रोथ 30% बढ़कर आ सकती है। मुनाफा 2.5 गुना बढ़ सकता है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.6% के आसपास रह सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई कल पेश करेगा नतीजे। सरकारी बैंकों के नतीजों पर एक बार विश्लेषण राय जरा जैन साहब की भी ली जाए। हालांकि जैन साहब जेम्स में तो सरकारी बैंकों को लेते नहीं आमतौर पे, क्योंकि उनको तो नाम ही अनसुना वाला चाहिए। लेकिन जैन साहब बताएं क्या है आपकी राय? जी ऐसा नहीं है अनिल जी, मैंने लिया हुआ आईडीबीआई बैंक के बारे में बात किया है, कई बार और भी बैंकों के बारे में बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो देखिए सब लोग जितने भी रिटेल इन्वेस्टर से मिलते हैं सब लोगों के पास पीएसयू बैंक जरूर होता है और कई सालों से पड़ा है। बट यस एसबीआई मुझे संभाव ऐसे लेवल्स पे लगता है कि एसबीआई सारे पीएसयू बैंक्स में सबसे ज्यादा मैंने रेकमेंड एसबीआई को किया है लॉन्ग टर्म पिक्स के तौर पे या जब भी बातचीत की जाती है। और हमेशा जो पीएसयू सेक्टर को लीड किया और एक के ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल वाले बहुत कम स्टॉक्स हुआ करते थे और एसबीआई उसमें से लीडर था। तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को मैं एक अलग कैटेगरी में मानता हूँ और मुझे लगता है एक करेक्शन आ चुका और बहुत ज्यादा वैसे देखा जाए तो परफॉर्म भी नहीं किया ये स्टॉक जितना अगर हम देखें कि बैंक ऑफ बड़ौदा और ये सब परफॉर्म किए हैं। बट मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें और जिनको लेना है मुझे लगता है ले सकते हैं और डिप्स पे आप एक्यूमुलेट भी करते जाइए। एसेट क्वालिटी और ये सब पे तो बिल्कुल नजरें बनी हुई रहेगी और रिजल्ट्स पे भी नजरें बनी रहेगी। बट ओवरऑल आई फील कि जैसा भी आए थिंग्स विल बी बेटर विद एसबीआई, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई पर राय जैन साहब की तरफ से। आइए एक बिगुल हिमांशु गुप्ता जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं। हाँ जी, खरीदारी करनी है एलएनटी टेक्नोलॉजी एलटीटीएस के फ्यूचर्स में, जिसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीक बाजार में भी मिड कैप आईटी के कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 4175 का स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 4280 रुपए का, दूसरा टारगेट 4350 रुपए का। ये दोनों ही टारगेट्स मुझे लगता है कि कल सुबह के सेशन तक देखने को मिल सकते हैं। तो एलटीटीएस के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए एलटीटीएस जहां पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी रेडार पर रहेगा। आई थिंक मेहुल कोठारी साहब की तरफ से भी एक कॉल आ रही है, उनके लिए भी बिल्कुल बीटीएसडब्ल्यू। बताएं सर। देखिए काउंटर है दीपांशु जी MHRIL महिंद्रा रिसोर्ट्स। यहाँ पर एक पुलबैक आया है, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया था 320 के बाद और 370 तक के हमने रैली देखी थी। 338 के पास ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक का 328 के स्टॉप लॉस, इसको बाइंग करना है एक बार। और अपसाइड में मैं समझता हूँ 360 तक के टारगेट्स इसमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा हॉलीडेज। चलिए ये भी थोड़ा मूव कर रहा है। कैश के कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है, हल्का ही से बट एटलीस्ट मूवमेंट है। थोड़े शुगर स्टॉक्स तो हमने देखा थे, हम मूव आपको करते हुए दिख ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूँ, सारे एक्सपर्ट्स को एक बार जरा लाओ स्क्रीन पे। एक अब जैसा भी हिमांशु जी ने एलटीटीएस बोला है जी, ठीक है, निफ्टी का स्टॉक है। उसके पहले हमारे श्रीकांत जी ने बोला HCC,
जैन साहब कितना मुस्कुरा रहे हैं। जैन साहब को पता है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स वालों की क्लास लगने वाली है, बोले मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मुस्कुराना चालू। अरे नहीं, जैन साहब सब समझ में आता है, ऐसा थोड़ी समझ में नहीं आता है। हाँ, फिर देखो मेहुल जी ने हमें बताया महिंद्रा हॉलीडेज खरीदो, ठीक है। बीच में सुमित जी LNT बेच गए, फिर कहीं जय निफ्टी का दे रहे हैं, अपोलो टायर वागले साहब को पसंद आ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, इसमें कोई भी जवाब दे सकता है आप में से, कि जैसे आप लोग चार्ट्स देखते हो, कोई निफ्टी के स्टॉक्स का चार्ट्स देख रहा है, कोई FNO के स्टॉक्स का देख रहा है, कोई कैश वाले भी देख रहा है, ये आपको कब कैसे पता चलता है कौन से वक्त मुझे PTC का चार्ट, HCC का चार्ट या महिंद्रा हॉलीडेज का देखना है, कब LTTS का देखना है, कब LNT का देखना है, कब अपोलो का देखना है? ओह हिमांशु फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे आगे नहीं। जैसा आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो, आपका क्या लेन देन है? एक मिनट रुको, हिमांशु जी बताओ। अनिल जी, ये जो विश्वेश जी वाली 4 और 6 स्क्रीन है ना, ये उसका कमाल है अनिल जी। तो हम सब यूजुअली 2-3 स्क्रीन पे काम करते हैं और मल्टीपल स्क्रीनर्स चल रहे होते हैं कुछ टेक्निकल पैरामीटर पे। जैसे ही स्टॉक कोई फिल्टर आउट होता है तो उसमें बाय या सेल क्लिक करके उसका चार्ट देख लेते हैं और फिर कॉल दे देते हैं। अच्छा, तो आप कितनी स्क्रीन देखते हो सर? सर 3 या 4। 3 या 4, ओके। अच्छा, दूसरा हाथ खड़ा किया था जैन साहब ने। जी जैन साहब। हाँ वही अनिल जी, हम भी देखते हैं कि फंडामेंटल्स के भी स्क्रीनर्स लगा रखे हैं, अच्छा, लगा रखे हैं, ट्रैकर्स, रिजल्ट ट्रैकर्स लगा रखे हैं, और साथ में टेक्निकल्स के जो सॉफ्टवेयर है 3-4 अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उन सब में इवेंट ट्रैकर है। तो जैसे हाई ऑफ द डे पे आता है और भी कुछ RSI, MACD, फिर 10 क्रॉसेस 200, फिर गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, ये सारी चीजें हम भी देख लेते हैं। अच्छा, और किसने हाथ खड़ा किया था? जय जय जी अनिल जी देखिए, जैसे हिमांशु ने कहा, जैन साहब ने कहा कि डेफिनेटली स्क्रीनर्स वगैरह अनिल जी होते हैं, और ये तो हर एक के आपके सिस्टम में आपको दिखाई देगा। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अनिल जी ये होती है जो अलर्ट्स होती है। काफी सॉफ्टवेयर में आप अलर्ट्स रख सकते हैं। तो आप मार्केट के बाद अगर स्टडी कर रहे हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होने वाला है, उसके पहले आप कर रहे हैं, विच एवर वे वन इज फाइन, तो अलर्ट भी लगा कर अनिल जी रखते हैं कि ये भाव आया तो अलर्ट आ जाए। तो अनिल जी वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती इतने सारे चार्ट, वो ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाता है कि ठीक है LTTS ये भाव के ऊपर गया, ये भाव पे नीचे आ गया, ले तो यू कैन रिव्यू इट। आपको सही लगे तो आप इस पर इनिशिएट कीजिए रिकमेंडेशन वैसा। ओके, तो अलर्ट लगा के रखते हैं। सुमित जी ने ऐसा किया। सुमित जी, इसका क्या मतलब समझे हम आपको? आपने कहा कि बहुत अच्छा सवाल है, या आप बता रहे हो आप भी 3 स्क्रीन देखते हो? इसका मतलब क्या है? ये तो योग की ध्यान मुद्रा अगर ऐसे कर दे आप तो। हाँ, ये क्या, इसका मतलब क्या समझूं मैं? हाँ अनिल जी, सवाल भी बढ़िया है, स्क्रीन भी 3 है, और कंटिन्यू स्क्रीनर देख के हमको भी एकदम बढ़िया ऐसा वाला कॉल देना पड़ता है। अच्छा, ओके। और कुणाल जी, जी कुणाल जी फरमाए। नहीं सॉरी बंसल जी, सॉरी बंसल जी। अनिल जी देखिए अनिल जी, हकीकत ये है, देखिए अनिल जी, जैसे वो जिम जाते हैं, पार्क में जाते हैं फोटो के लिए, तो अनिल जी मेरे पास 16 स्क्रीन है, बट वो सिर्फ फोटो शूट के लिए। अनिल जी देखता मैं अनिल जी एक ही स्क्रीन हूँ, मतलब कि देखता एक ही स्क्रीन हूँ, काम एक ही स्क्रीन पे करता हूँ, और 16 स्क्रीन अनिल जी लगा रखे हैं। क्लाइंट आता है, कोई दोस्त आता है कि क्या करते हो अनिल जी, ट्विटर पे डालना है, यूट्यूब पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, तो 16 स्क्रीन पे अनिल जी फोटो खिंचवाता हूँ अनिल जी। हाँ, अगर देखिए सुमित जी रोड के बीच में खिंचवा सकते हैं, विश्वेश जी 16 स्क्रीन के साथ खिंचवा सकते हैं, तो फिर बंसल जी का ये पूरा राज खोलना तो बनता है। अब मुझे ये सब, मैं सोचा कि 16 स्क्रीन में तो एक स्क्रीन पे 16 आइटम नहीं देख पाता एक साथ में। 16 स्क्रीन का जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी का काम एक स्क्रीन से इसलिए चलता है कि अनिल जी एक ही स्क्रीन है, और अनिल जी उस पर मैं अनिल जी उनको संदेश भेज देता हूँ, वो अनिल जी कॉल बोल देते हैं। और अनिल जी देखिए, अगर आपको ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये काम बहुत आसान है, तो अनिल जी पहले ही आपको बता दूं ये काम आसान नहीं है अनिल जी, बहुत मुश्किल काम हम लोग कर रहे हैं, और कितनी सारी चीजें देख रहे हैं। तो अनिल जी अपने मन में अगर हल्का सा भी आपके मन में अनिल जी विचार आ रहा हो कि काम आसान है और सिर्फ स्क्रीन देख करके राय देनी है, तो अनिल जी पिछले जन्म के परोपकार हैं अनिल जी, जो ये कॉल्स हम लोग दे पाते हैं। अच्छा, मुश्किल है अनिल जी। मैं करूँ कि नहीं करूँ ये काम? बिल्कुल नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं, यही तो आपको समझा रहा हूँ अनिल जी, आप मत कीजिए, बहुत मुश्किल काम है। पक्का करूंगा मैं। आसान काम करने में मुझे मजा ही नहीं आता, मेरा तो मुश्किल ही करना है। आसान में क्या मजा रखा है? क्यों वागले साहब बताइए। अनिल जी पूरी तरह से मैं कुणाल जी के साथ सहमत हूँ। जरूरी नहीं है, आप विरोध में भी खड़े हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कौन सा ये जीत गए इलेक्शन अभी से?
मैं उन्हीं के साथ सहमत हूँ अनिल जी। ये जो स्क्रीन जो है, मेरे पास लगभग 27 इंच के 2 मॉनिटर है, एक दूसरे को कनेक्ट किए हैं। इट इज लाइक हैविंग 4 लैपटॉप्स, मतलब छोटे वाले 4 या 5 स्क्रीन है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पैटर्न्स आपके दिमाग में होते हैं। तो जब तक आपका मतलब विराट कोहली की बैट लेके मैं सेंचुरी नहीं मार सकता, वैसे वाली बात है ये। एग्जैक्टली यही तो मैं पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब सबसे आप सब में ज्यादा स्मार्ट कौन हुए? वागिल साहब। नहीं, बंसल जी। बंसल जी, हाँ बंसल जी एक ही स्क्रीन देखते हैं। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्मार्ट बंसल जी जब बोल रहे हैं कि अगर दिमाग से होना है तो बंसल जी क्लियर कट ऑफ विनर है। जी बंसल जी। अनिल जी 2 चीजें हैं। एक तो आशु जी मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, अनिल जी समझ नहीं आ रहा आपको क्यों नहीं मैसेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑन एयर बोल दो कि वो भी 16 स्क्रीन देखते हैं। और दूसरा अनिल जी देखिए, आप हैं मैनेजिंग एडिटर अनिल जी, ये छोटे छोटे कामों के लिए इतने सारे रिंग मास्टर आपके पास हैं, आपके पास बेटर थिंग्स टू डू है। आप ये 4 स्क्रीन से अनिल जी ऊपर हैं, इनको छोड़ दीजिए अनिल जी। इतने सारे रिंग मास्टर हैं, किसी को भी बोलेंगे काम हो जाएगा अनिल जी। छोड़ दिया, आपने बोला छोड़ दिया। मैं तो करने के पहले भी मेरा कोई ऐसा इरादा था नहीं, लेकिन जैसे कुणाल जी ने बोला बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर मेरे को लगा मुश्किल है तो जरूर करना चाहिए। अगर आसान वाला है तो फिर छोड़ दो। अगर आपने बोल दिया आसान है तो नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि इसी तरह के थोड़े भारी भरकम ऐसे बोझिल माहौल में आपको थोड़े हल्के फुल्के पल मिलने चाहिए, तो आपको ये पल मिलेंगे इस संडे को। अच्छा, संडे को क्या हो रहा है? संडे को खास है। क्या सर? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। Oh, yes, of course. हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो हमने सोचा है कि इस बार अगर हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार हों तो कर ली जाए मस्ती की पाठशाला। अरे लंबे समय बाद आप तैयार है फ्रेंडशिप डे स्पेशल कर लिया जाए मस्ती की पाठशाला? बहुत समय से हुआ नहीं। गुड आइडिया। जरा हाथ खड़ा करके। ओह तैयार, वेरी गुड। सुमित जी क्या बात है, सब लोग तैयार है, गजब, बहुत ही बढ़िया। तो मस्ती की पाठशाला का मैं टॉपिक सोच रहा हूँ कि कोई हम फ्रेंडशिप डे के आसपास करना चाहिए। तो इस मस्ती की पाठशाला का टॉपिक ये होगा, आप अपने किसी भी दोस्त में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्यों, किसे बदलना चाहते हैं और क्यों। चाहे वो आपके कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई मार्केट पार्टिसिपेंट होता है, कोई नेता अभिनेता हो सकता है, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, टॉप एनालिस्ट हो सकता है और एंकर भी हो सकता है। अगर आप बदलाना, ये आप किसको बदलना चाहते हैं क्यों। और मैं ये तो मैंने बहुत सभ्य भाषा में लिखा है। मैं सीधे सीधे बताऊं तो मेरा कहने का मतलब क्या, जरा एक बार सबको दिखा दो, मैं बता दूं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने किस दोस्त को बिगाड़ना चाहते हैं और क्यों। असल में तो ये है कि भाई देखो, वो फ्रेंडशिप डे तो ऐसे ही मनाया जाएगा। दोस्ती वही जो हर एक दोस्त ऐसा होता है, वैसा होता टाइप है ना, वैसा ऑनर टाइप नहीं, लेकिन बाकी हाँ। तो आप से सपोज जैन साहब में ऐसी कोई क्वालिटी है जो आपको लगता है अच्छी नहीं, ये क्वालिटी जैन साहब की अच्छी, इसको खत्म करो, जैन साहब को बिगाड़ जाए। हाँ, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी जैन साहब की है जो किसी को बदलनी है? फॉर एग्जाम्पल किसी की भी हो सकती है कि भाई सूर्य कुमार यादव ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को कहाँ से मार देते हैं, तो उठा के मिड ऑन में उठा के ऊपर से सिर्फ। तो किसकी अच्छी क्वालिटी आपको बिगाड़नी है, जो आपको बिगाड़नी है, बहुत अच्छा और क्यों। तैयार है टॉपिक? ठीक है, बढ़िया, वंडरफुल। चलो, तो इसके लिए कल 3:30 बजे दोपहर आपको देखना है मस्ती की पाठशाला फ्रेंडशिप डे स्पेशल। गॉट इट। चलिए, ये आ रहा है आपके लिए कल मस्ती की पाठशाला फ्रेंडशिप डे स्पेशल 3:30 बजे दोपहर को। कल आएंगे आपके लिए ब्रिटानिया के भी नतीजे। अच्छा, एक ब्रिटानिया के नतीजे बताए उससे पहले एक चीज याद आई मेरे को। ये जो अभी हम स्क्रीन की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ स्क्रीन, तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक भी एक चीज का मुझे जवाब दे। जी, आप में से कितने दर्शक, कौन कौन से ऐसे दर्शक हैं जो एक से ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं ट्रेडिंग करते वक्त? ठीक है, जरा मुझे ट्वीट करके बताइए। नंबर ऑफ में चेक करूंगा हाईएस्ट कौन है जो हाईएस्ट ट्रेडिंग है। और अगर हाईएस्ट बहुत जरूरत से ज्यादा लिख दीजिए, ये मत सोचना मैं नाम ले लूंगा, मैं फोटो देखूंगा तो ही मानूंगा, नहीं तो कोई भी लिख दे मैं 32 करता हूँ जी, है ना। तो ऐसे में मानने वाला नहीं हूँ। अगर आप अगर 5 से ज्यादा स्क्रीन करते हैं यूज, तो फोटो खींच के भेजना, ठीक है। ओके, हाँ, 5 से कम करें तो मैं मान लूंगा जो भी लिखा है कि भाई मैं 3 करता हूँ, 4 करता हूँ, 2 स्क्रीन। आप कितनी ट्रेडिंग स्क्रीन यूज करते हैं ट्रेडिंग करते हुए, जरा मुझे ट्वीट करके बताइए। ट्वीट मत करिएगा, ट्वीट रहने दो, एक्स कर दीजिए। एक्स करना पड़ता है दीप आजकल, एक्स। हाँ, एक्स
पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। अब पोस्ट लिखा आता है, अब ट्वीट नहीं लिखा आता। हाँ, पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको रिपोस्ट कर दूंगा वैसा। तो एक्स कर दीजिए, एक्स पर पोस्ट कर दीजिए या ट्वीट कर दीजिए, जो भी है। यहाँ मजा नहीं आया एक्स में, मजा नहीं आया, वो ट्वीट वाला मजा नहीं तो काला काला सा एक्स। हाँ, न कोई ऐसा चमकदार अच्छा मेरे को तो वो ब्लू बड़ा अच्छा कलर था वो। हाँ, ब्लू का पता नहीं चेंज करने के चक्कर में इलान मस्क है, कौन बोलेगा उनको। ठीक है, ट्रम्प अमेरिका में 2 लोगों के से ज्यादा माथा नहीं लगाना। हाँ, कौन सा? एक तो ट्रम्प और दूसरे मस्क। ये दोनों जो करे उनको सुन लो, देख लो, कर लो, इनसे दिमाग मत लगाओ। करेक्ट, बिल्कुल वैसा ही है। आइए, ब्रिटानिया की बात चल रही थी। डाबर के नंबर्स वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, बट ब्रिटानिया के नंबर्स वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहेगी जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताएं, कल आएंगे इसके नंबर्स? बिल्कुल, कल आएंगे इसके नंबर्स। और पिछली तिमाही भी कंपनी के लिए अच्छी रही थी, तो इस बार भी उम्मीद ये है कि यहाँ पे नंबर्स अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। कंपनी की आय करीबन 10% से बढ़कर 4090 करोड़ का अनुमान है इस बार। कामकाजी मुनाफा देखे तो 37% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, 685 करोड़ के आसपास का कामकाजी मुनाफा आ सकता है। मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट का सुधार हम लेके चल रहे हैं। 14% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल इसी समय पे किए थे, इस बार 17% के मार्जिन आ सकते हैं। और मुनाफा भी देखें तो 52% की ग्रोथ 511 करोड़ के आसपास का अनुमान यहाँ पे आते हुए यहाँ पे आ रहा है। 5 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है, वैल्यू ग्रोथ की भी 5% की उम्मीद है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में। मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, ग्रॉस और एबिटा दोनों ही लेवल पे। मार्केट शेयर जो है कंपनी का उसमें बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते आपको ग्रोथ में सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। नए लॉन्चेस काफी सारे किए, जिसका भी इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कंपनी लगातार करे, जिसका भी इम्पैक्ट हम लगातार 2 क्वार्टर से देख रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कंपनी का क्या रह सकता है टारगेट अगले साल का, उस पर नजर रहने वाली है। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन डेयरी और गेहूं के प्राइस में हमने देखा, उसका भी इम्पैक्ट और मैनेजमेंट कमेंट्री दोनों ही चीज पे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्या अच्छा क्वार्टर की उम्मीद है ब्रिटानिया से। 5 से 6% वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, और वैल्यू में भी देखें तो 5% की ग्रोथ की उम्मीद है। 5 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है ब्रिटानिया की तरफ से। देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस, बट बढ़िया परफॉर्मेंस आपको जोमैटो की आती हुई दिख रही है। अनिल जी, मुनाफे में आ गई है जोमैटो सर। 186 करोड़ के घाटे के सामने 2 करोड़ का मुनाफा जोमैटो ने पोस्ट किया है। आई थिंक पहली बार है, लिस्टिंग के बाद तो डेफिनेटली आई थिंक पहली बार है जब कंपनी आपके लिए मुनाफा पोस्ट कर रही है। मुनाफे में आ गई अनिल जी, 186 करोड़ के घाटे के सामने 2 करोड़ ही सही, बट मुनाफा आया है, लॉस नहीं आया है जोमैटो की तरफ। पहली बार मुनाफा जोमैटो में, और जोमैटो का ये एक बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, और तिमाही दर तिमाही जो बेहतरीन परफॉर्मेंस आई जोमैटो की, वो कमाल की है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आय वाओ, 1400 करोड़ से 2400 करोड़, क्या टॉप लाइन है, जबरदस्त आती हुई दिख रही है। तो चलो बढ़िया है, अच्छा एक्शन होता दिख रहा है जोमेटो में, यहाँ पर बढ़िया तेजी होती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन जोमेटो का, और स्टॉक 2.5% मजबूत डीप बढ़िया। हमारा टारगेट 100-120 बिल्कुल मुनाफे में आ गई सर, 100% कोई डाउट ही नहीं है। मजबूत नंबर्स हैं, और इन मजबूत नंबर्स के बाद स्टॉक में री रेटिंग होने के चांस पूरे हैं, और कल आप देखेंगे कि कुछ और अपग्रेड्स आते हैं। 45 के लेवल से रेकमेंड करना शुरू किया, 45, 50, 55, 52, 60, 65 हर एक लेवल पर लगातार जोमेटो हमारी पसंद बना। और यहाँ पर भी हम फिर कहेंगे कि बिल्कुल भी बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। एबिटा घाटा भी कम हुआ है अनिल जी, 307 करोड़ का कामकाजी घाटा था, वो कम होकर 51 करोड़ का रह गया है। तो कामकाजी घाटे में भी आपने बड़ी गिरावट देखी है। पहली बार मुनाफा आपको आते हुए दिख रहा है, 186 करोड़ के घाटे के सामने 2 करोड़ का मुनाफा आया है। एक डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट भी था, 17 करोड़ नेगेटिव 17 करोड़ का इस क्वार्टर में, वो भी कुछ फैक्टर्स हैं। बट जैसे भी आप देखें, पहली बार आप देख रहे हैं जोमैटो की तरफ से मुनाफा आते हुए दिख रहा है ये स्क्रीन पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो इनका आता है वो भी सिर्फ 15 करोड़ का घाटा है, तो नेगेटिव में ये आंकड़ा भी आपको कम होते हुए दिख रहा है। बाजार की एक्सपेक्टेशन थी कि अभी 3-4 क्वार्टर्स लग सकते हैं इनको कंप्लीटली मुनाफे में आने में, बट ये इसी क्वार्टर में आपको मुनाफे में आते हुए दिख रहे हैं। अब ये वन टाइम है या आगे सस्टेन हो पाएगा ये देखना पड़ेगा, बट पहली बार मुनाफा आया है जोमैटो की तरफ से, ये बड़ी बात है। इससे स्टॉक पर भी रिएक्शन है आपको। बिल्कुल, एक बार जरा राय ली जाए फंडामेंटली या चार्ट्स पर भी। चार्ट्स पर एक बार कुणाल जी राय दें जोमैटो। अनिल जी देखिए, आपने अनिल जी लगातार खरीदारी की राय दी है, मैंने और राकेश जी ने भी इस पर कई बार खरीदारी की राय दी, और अनिल जी आज ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो अनिल जी 99 के टारगेट से अनिल जी बने रहना चाहिए। आज थोड़ा स्टॉक बढ़ चुका है, तो कोई डिप आए तो बिल्कुल बाय करके चले। 99 से पहले स्टॉक नहीं रुकना चाहिए, तो गिरावट में हमारी खरीदारी करें।
99 से पहले स्टॉक नहीं रुकना चाहिए, गिरावट में खरीदारी की राय है। जोमैटो बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है, 3.25% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। पर आइए, बाजार भी बस बंद होने के लिए तैयार है, एक्सपायरी की तरफ हम मूव कर रहे हैं वीकली। लेते हैं अनिल जी से उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, जोमैटो के पीएनएल की तरह बाजार में भी रिकवरी जरूर आई है, हालांकि उतनी बड़ी नहीं है, बट रिकवरी अच्छी आई है। 19,400 निफ्टी ने रिक्लेम कर लिया, तो 100 पॉइंट की रिकवरी आपको पिछले कुछ मिनटों में आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी भी 44,600 पर आ गया है, यहां पर भी रिकवरी हुई है, बट इसके ऊपर जाएगा है नहीं, पता नहीं, बट इन लेवल्स पर है। अमेरिकी फ्यूचर भी थोड़ा सुधरे, डाउ 125 अंक नीचे था, अभी 80 अंक नीचे आपको दिख रहा है। डाउ फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आएगी शायद, अदरवाइज तो 44,600 के नीचे जो मैं बोल रहा था आपको, वहां उसके नीचे नहीं बंद होगा, और तब तो 150 पॉइंट नीचे था, तो वहां से तो रिकवरी बढ़िया है। 19,400 के आसपास की क्लोजिंग भी बुरी नहीं है, मतलब ऐसे तो 19,500 के नीचे थोड़ा खराब तो ही है, बट फिर भी ठीक है। जहाँ तक सवाल कल के लिए है, आज कुछ नया करना नहीं है दीप, बिल्कुल बहुत क्लियर में ये मार्केट ऐसा है नहीं कि ओवरनाइट पोजीशन रख रही है। वैसे भी 2 दिन पहले मैं आपको कल भी यही बोला हूँ आज की ये 2 दिन निकल जाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे 2-3 में जो होना हो जाएगा। आज का अमेरिका का एक्शन देख लीजिए, हमारा मार्केट आज वीकली एक्सपायरी भी कर देगा, तो जो करना है कल करना है, आज कुछ नहीं, जो है वो बस बिल्कुल वैसी पोजीशन रखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखिए, मार्केट का अंदाज लगाने के बजाय आपकी पोजीशन का आपको मैनेजमेंट करना है, बजाय इसके कि बाजार ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फ्लैट होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, वो सारे मैंने आज आपको ऑप्शन भी दिए थे, लेकिन उससे बढ़िया कि आप मैनेजेबल पोजीशन रखें और कुछ न करें, बस इतना काफ़ी है। मैनेजेबल पोजीशन रखें ना, ठीक है सर। चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से। एंड में थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है निचले स्तरों से। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, एक बाय का स्टॉक अभी रडार पे है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 774, 775, 774, 775 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, अदानी पोर्ट ने कल का हाई ब्रेक किया है, और आज अदानी पोर्ट के अंदर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिला है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अदानी पोर्ट यहां से आने वाले दिनों में 800 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। जिन्होंने खरीदारी करा है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। अदानी पोर्ट के अंदर जो नीचे में सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा 755 रुपए के आसपास का बनेगा। 755 के स्टॉप लॉस से अदानी पोर्ट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट बनेगा 795, दूसरा टारगेट बनेगा 810। तो अदानी पोर्ट में खरीदारी करें 755 के स्टॉप लॉस से 795 और 810 के टारगेट्स के लिए। 795, 810 का टारगेट अदानी पोर्ट्स, इसमें आपके लिए राय आ रही है खरीदारी की। आइए बैन से बेनिफिट अपडेट ले लेते हैं आशीष की तरफ से। आशीष, 5 आउट ऑफ 5 करेंगे, 5वें दिन भी स्टॉक ऐड करेंगे या फिर इस बार कोई जाएगा बाहर? दीपांशु सर से बताया आपने कि बाहर जा रहा है। आज फाइनली अगर आप देखें तो 5वां दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन स्टॉक ऐड ना हो रहा हो। अभी तक हमारे पास 4 स्टॉक है, इनमें से एक बाहर आ रहा है, और वो स्टॉक बाहर आ रहा है जिसने सबसे पहले एंट्री की थी वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज पोजीशंस काफ़ी घट गई, इनफैक्ट कल भी बॉर्डर लाइन के करीब ही बंद हुआ है 80.16% पर, अभी 80% से नीचे आ गई, 79.21% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो पक्का हो गया कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आ जाएगा, और अच्छी बात है कि इसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा भी स्टॉक नहीं है जो एंट्री करने वाला हो। तो अब आपके पास कल 3 स्टॉक मिलेंगे बैन में। पहला होगा हिंदुस्तान कॉपर 104% पर, जीएनएफसी 91% और पिरामल एंटरप्राइज करीब 84%। 3 स्टॉक होंगे बैन में। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आएगा। इंडियाबुल्स बैन से बाहर आने की तैयारी में, अभी थोड़ी देर पहले डिलीवरी के लिए राकेश जी कुलाल जी ने आपको यहाँ पर खरीदारी की राय दी भी थी। चलिए इस पर रखेंगे नजर, बैन से बाहर आ सकता है कल। जय के पास चलते हैं, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। जी दीप बाउंस तो लग रहा था मार्केट में, और एक अच्छा आया भी है, 400 तक पहुंच गए, 450 तक तो लग रहा था। एंड मैरिको मुझे इस लेवल्स पर ऐसा लग रहा है कि अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है, डिफेंसिव में एक अच्छा मूव हमें देखने मिला आज। सो मैरिको फ्यूचर्स खरीदना है आपको, 575 पर ये ट्रेड कर रहा है, 74, 60, 75 ये रेंज में आप खरीदे मैरिको फ्यूचर्स दी। पर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन डाउन साइड आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 562 का।
112 पॉइंट के आसपास का एक डाउनसाइड रिस्क है मैरिको में दी, बट देन ऊपर में टारगेट्स इसमें अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। आई थिंक दैट मैरिको में ऊपर की तरफ 594, 605 ये दो लेवल्स तक मेजर कोई रेजिस्टेंस है नहीं। मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने 565 के ऊपर के लेवल्स निकाल दिए उसके। आई डोंट थिंक मैरिको शुड नाउ डिप बिलो दोज लेवल्स, क्लोज बिलो 565 देन डेफिनेटली ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। और मोमेंटम में काफ़ी एक अच्छा बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला है ऑन द मंथली चार्ट एज वेल, सो दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव। मंथली चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट है, अगस्त सीरीज में ये स्टॉक अच्छा करेगा। मैरिको फ्यूचर्स खरीद के चले, मैरिको फ्यूचर्स खरीद कर चले, ये है आपके लिए जय की तरफ से राय। अभी थोड़ी देर पहले जय ने आपको खरीदारी की भी राय दी थी 19,300 के कॉल की, अगले हफ्ते की एक्सपायरी की, ऑब्वियसली आज के नहीं, वहां से हम देखा है बाजार थोड़े रिकवर भी हुए हैं। और अब मैरिको पर रखिए नजर, थोड़ा डिफेंसिव रुझान बाजार में बन रहा है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। लगातार दूसरे दिन सिग्निफिकेंट फॉल आई है, बट आज भी हमने देखा टुवर्ड्स द एंड, कल जितनी नहीं बट डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड एक ठीक ठाक रिकवरी आपको बाजार में आती हुई दिखी है। 125 पॉइंट के कट के साथ निफ्टी 19,400 के आसपास क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के कट के साथ 44,600 के करीब क्लोज होकर, सेंसेक्स में आप 500 पॉइंट का कट देख रहे हैं। आज भी ब्रेथ तो बाजार की खराब थी, सिर्फ चुनिंदा स्टॉक्स है निफ्टी के जो पॉजिटिव टेरिटरी में रहे। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स थे 2.25% की तेजी के साथ। आयशर मोटर्स में थोड़ी खरीदारी थी। डिफेंसिव्स में देखिए सन फार्मा, यहां पर नतीजों के बाद थोड़ी खरीदारी थी। डिवीज लैब सुबह से एक्टिव है। LTI, माइंट्री और इन्फोसिस यहां पर भी पॉजिटिविटी देखिए। JSW स्टील और हिंडाल्को मेटल स्पेस से ये भी एक्टिव थे। बट गिरावट थी टाइटन की, नंबर्स के बाद 2.5% टूटा है। UPL टॉप लूजर था 3% नीचे। ONGC में आपने कमजोरी देखी है। बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, कोल इंडिया अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा फिसला है। TCS, SBI यहां पर कमजोरी थी। M&M, एक्सिस, HCL टेक, ITC ये भी फिसले हैं। और साथ ही आपने वीकनेस आती हुई देखी है हीरो मोटोकॉर्प में। लगातार तीसरे दिन ये स्टॉक आपको कमजोरी दिखा रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहां पर भी कई सारे स्टॉक्स में बड़ा एक्शन दिखा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग जो बैन से बाहर आने की तैयारी में, ऑलमोस्ट 10% ऊपर ये काउंटर आपको बंद होते हुए दिख रहा है। डिक्सन टेक यहां पर सरकार की तरफ से एक बड़ा बूस्ट आया है, इसके लिए 0.8% ऊपर है। लॉरस लैब्स में अच्छी खरीदारी थी। MRF नतीजों के बाद ये 5% ऊपर है, 1,08,000 के लेवल पर आ गया अब तो। IRCTC में लंबे समय बाद आपको डिसेंट खरीदारी दिख रही है, 4% ऊपर। लुपिन भी काफी एक्टिव है नंबर से पहले। हिंदुस्तान कॉपर बैन में है बट इसके बावजूद 3.25% ऊपर रहा है ये काउंटर। गिरावट वेदांता की ब्लॉक डील के बाद, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंटरग्लोब एंड ऑफ कोर्स डेल्टा कॉम। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट है कि और फाइनल क्लोजिंग तो थोड़ी सी नीचे आएगी दीप, और 19,400 के नजदीक बंद होते हुए हम निफ्टी पर नुकसान है, 75 पॉइंट फीचर्स पर नुकसान है। तो एक अच्छा करेक्शन कल और आज के बीच में भारतीय बाजारों को मिला है। बढ़िया, चलिए बढ़िया है सर।